बैरिस्टर सैयद कमर हुसैन शाह साहब ज़ुहारी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं बाहर ही है, तो साथ तशरीफ़ लाएँ। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से भाई साहब से रिक्वेस्ट करूँगा तशरीफ़ लाएँ, तलावत भी फरमाएँ और नात शरीफ पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيम. आपके सामने सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 30 तक 35 तिलावत की गई, जिसका तर्जुमा यह है। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर वो इस बात पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते उतरेंगे और कहेंगे कि ना खौफ करो ना गमनाक हो, और जन्नत जिसका तुमसे वादा किया जाता है खुशी मनाओ। हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी तुम्हारे रफीक हैं, और वहाँ जिस नेमत को तुम्हारा जी चाहेगा तुमको मिलेगी, और जो चीज़ तलब करोगे तुम्हारे लिए मौजूद होगी। ये बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से मेहमानी है, और उस शख्स से बात का अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और अमल नेक करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ, और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। तो सख्त कलामी का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में दुश्मनी थी वो तुम्हारा गर्म जोश दोस्त बन जाएगा। और ये बात उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो बर्दाश्त करने वाले हैं, और उन्हीं को नसीब होती है जो बड़े साहिब नसीब हैं। और अगर तुम्हें शैतान की जानिब से कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, बेशक वो सुनता है और जानता है। आपके सामने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अशआर पेश करता हूँ। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ए रसूले अमी खातिमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद्क़ो यक़ीन, तुझसा कोई नहीं
बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंजिल पे लाई गई। सैयदुल अव्वली सैयदुल आखिरी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरे अंदाज में वुसाते फर्श की, तेरे अनफास में खुल्द की आसमी। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। कोई बतलाए के से सरापा लिखूं, कोई है वो के मैं जिसको तुझसा कहूँ। तोबा तोबा नहीं, कोई तुझसा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। जज़ाकल्लाह भाई साहब। आज का लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे जनाब से कमर हुसैन शाह सब्ज़वारी साहब, जो हमारे एक्स वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल और एट प्रेजेंट चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब सैयद कमर हुसैन शाह सब्ज़वारी साहब तशरीफ़ लाएँ, अपने लेक्चर का आगाज़ करें। नामदू नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद, वर्दी सेक्रेटरी and respectable staff members of the Islamabad Bar Council, respected ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, welcome to the best profession of the world. This is the best profession, so you are all welcome. You are going to be our colleagues in the near future. So this is an event, and this is an opportunity to interact with each other. We are all but students of law. किसी ने सफ़र थोड़ा ज़्यादा तय किया है सालों के हिसाब से, लेकिन हमेशा और हमेशा हम स्टूडेंट्स ही रहते हैं. We cannot ever become and say that we have become experts, because law is such a vast and diversified field. मुझे थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा है कि एंट्री टू दिस प्रोफेशन अब कम से कम मिनिमम 2 किस्म की प्री रेक्विजिट्स मांगती है, जिसमें लॉ गेट है, और जो मेरी तरह जिन्होंने यहाँ से एक्सटर्नल प्रोग्राम के तहत डिग्री ली हुई है उनके लिए 3 प्री रेक्विजिट्स हैं. सी लॉ भी है और अदरवाइज लॉ गेट और फिर ये कोर्स भी. और लोग इसमें ऑब्जेक्ट भी करते हैं जब न्यू एंट्रेंस के जनाब अली हम ऑलरेडी 5 इयर्स या 3 इयर्स करके और फिर एक अदर रिगरस मिल है जिसको गो थ्रू करते हुए जाना है. लेकिन इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि एट वन पॉइंट इन टाइम इन अर्ली 2000s बार काउंसिल्स थॉट एंड केम अप विद द आइडिया दैट जब भी a person is has graduated in law, तो उस एंट्री से पहले एक टेस्ट लिया जाएगा. दूसरा ये कर दिया कि इंटर्नशिप पीरियड के लिए जो टाई पहनी जाएगी, इंटर्नीज जो पहनेंगे वो ब्लैक नहीं होगी और ग्रीन टाई पहनी जाएगी. उस टेस्ट को आउटसोर्स ना किया गया और बार काउंसिल्स उसमें खुद वो टेस्ट लिया करती थी. चूंकि अजान हो गई, थोड़ा सा रुक जाते हैं.
ये चूंकि महसूस हो रहा था बार और बेंच दोनों की तरफ से कि क्वालिटी ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम द बार साइड इज बीइंग डिटीरियोरेटेड या वाज बीइंग डिटीरियोरेटेड, तो दे केम अप विद द टेस्ट। लेकिन टेस्ट के साथ साथ फिर मसाइल ये हुए कि उसकी फेयरनेस पे क्वेश्चंस आने लग गए और अल्टीमेटली a judgment which has been reported as 2018 या 19 है गालिबन सुप्रीम कोर्ट 383, उसमें फिर ये जो स्टेप्स ये प्री रेक्विजिट फॉर ज्वाइनिंग दिस ऑनरेबल प्रोफेशन ये कर दी गई ताकि जब आप ये प्रोफेशन ज्वाइन करें तो आप इतनी एबल असिस्टेंस कर सकें, इस बेहतर तरीके से कर सकें मामलत कोर्ट की कि सवालात ना उठें। और एक जो बहुत बड़ा फैक्टर गुज़श्ता मैं कहूँगा कि हम ब्रांडेड हो रहे हैं उससे, ये लेबल हो रहा है कि वो वकला गर्दी का लेबल या उसमें कोई कमी लाई जा सके कि हम बजाय मसल के हम अपने आर्ग्यूमेंट से या अपनी दलील से कोर्ट को कन्विंस करते हैं और सड़क पर कोई इसका अमली मुजाहिदा या फिजिकल हम नहीं होते। क्योंकि जब हमने ये यूनिफॉर्म पहन लिया, बाय द वे यू पीपल मस्ट बी नोइंग कि डार्क कलर या ये कलर क्यों है, बिकॉज black is a sign of protest. So when a lawyer wears it, so the lawyers are protesting against the injustices being committed in the society. एक रीजन ये भी एट्रीब्यूट की जाती है कि डार्क कलर जो कि हम लॉयर्स हमारे अलावा जो बाकी ममालिक में भी दे आर टोल्ड टू, अगर ठीक है कि ब्लैक नहीं तो डार्क कलर्स आप पहन के कोर्ट को असिस्टेंस करेंगे, लेकिन नॉर्मली बाहर ब्लैक ही चलता है, ब्लैक इज सो वो एक एलामिया है जो वकील जब ये यूनिफॉर्म पहनता है तो वो करता है। तो ये जो आपको तकलीफ दी गई और आपने जो ये बार वोकेशनल कोर्स 2 वीक्स का अटेंड किया है, तो उसके पीछे बुनियादी रीज़न ये थी। अब आते हैं आज के मौजू की तरफ, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इनपुट मी बीइंग द स्टूडेंट लॉ आप भी मुझे कोई एनलाइटन करिए, मुझे कोई असिस्टेंस दीजिए और हम इंटरेक्टिव सेशन करें कि कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या मुराद लेते हैं। एनी वॉलंटियर, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, आइन क्या है जो आज का टॉपिक है? जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट। ठीक हो गया जी। एनीवन एल्स? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड व्हिच गवर्न द स्टेट। ठीक हो गया। Constitution is the law which regulates the relationship between the different organs of the state. बिल्कुल ठीक हो गया। It is a promise between people and the state. A set of rules, regulations and procedures which determine how citizens of a state will function and And institutions of the state. and institutions of the state. So if I put it like this, that like the constitution for Muslims, which is Quran Sharif, constitution of the country is also a code. Quran Sharif हमारे लिए एक कोड है how to conduct ourselves. उसमें आप देखते हैं तो आपको भी ऐसा बेहतरीन वो लिटरेचर है, आसमानी सहीफा है, जिसे आप जब भी पढ़ते हैं तो एक नई तशरीह, और जितने भी लोग पढ़ते हैं तो नई तशरीहात मिलती हैं, और वो बताता है एक मुसलमान अपने ज़िंदगी के मामला बाकी मुसलमानों से कैसे तय करेगा, और इसी तरह बाकी लोगों से भी जो उसके मज़हब के नहीं है उनसे कैसे तय करेगा। इसी तरह जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो ये तायन करता है, जैसे कि कुछ दोस्तों ने फरमाया, ये रेगुलेट करता है फंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड इट्स सिटीजन। ये वो कोड है जो बताता है कि आप स्टेट की जो इंस्टीट्यूशन है, और स्टेट अब कहते हैं कि फोर्थ पिलर एक मीडिया भी है, तो क्लासिक डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या है जी? जुडिकेचर, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये तीन। चौथा पिलर जहां तक आया तो करते हुए गो के यहाँ पर चूंकि हमने 3 बार सामना किया है माशाल्लाह का, तो आर्म्ड फोर्सेस, बट आर्म्ड फोर्सेस आर नॉट एन ऑर्गन और पिलर ऑफ द स्टेट, लेकिन मीडिया का एक फोर्थ पिलर जो अब आफ्टर 2000 जैसे डेवलपमेंट होती गई, और अब शायद वो मीडिया भी जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं वो भी एज सच रिडंडेंट हो गया है, और अब सोशल मीडिया ज़्यादा पॉपुलर है, और उसमें आप
रोज बरोज चीजें देखते भी हैं करते हुए। तो ये गवर्न करता है। और हमारे यहाँ पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में आया, बाकायदा जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद फिर 62 का है और फिर 73 का, जो अभी 23 तरामीम के साथ हमारे सामने मौजूद है। इसमें अब तक 23 तरामीम हो चुकी हैं। वो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, तरमीम होनी चाहिए, चलता जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको अपडेट करना है। किसी में शायद अब देखते हुए शायद इसमें हमें तरमीम सुनने को मिले या देखने को मिले कि 4th पिलर क्या है, ये डेफिनेशन ऐसी मिले। 73 का दो पीपल से के कंसेंसस था, लेकिन कुछ लोगों के बाहर 73 के कॉन्स्टिट्यूशन पे भी रिजर्वेशंस थे। लेकिन ये अब जो डॉक्यूमेंट है, यही डॉक्यूमेंट चल रहा है। उम्मीद है कि यही चलेगा। हो सकता है कि इसमें जब आगे हम चलें तो शायद कुछ और तरमीम की ज़रूरत पड़े, लेकिन फंडामेंटल बेसिक डॉक्यूमेंट कोड यही है। इसके 12 हिस्से हैं और उसमें मुख्तलिफ चैप्टर्स भी दिए गए हैं। मैं आपको एक बैकग्राउंड या ओवरव्यू इसका दूंगा और फिर जो आपसे पर्टिकुलर जो आपका वास्ता गाए बगाए जिस भी सीनियर को आप ज्वाइन करेंगे तो आपका गाए बगाए जो वास्ता पड़ेगा या जिसको आपने ज्वाइन किया हुआ है तो वो ज़्यादातर आर्टिकल 199 से होगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए रोज़ आपका इंटरेक्शन शायद इस तरह ना हो पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट इन मैनी केसेस कोर्ट ऑफ अपील। कुछ में है राइट ऑफ अपील, लेकिन अदरवाइज नहीं है। वहाँ पर आपको पहले पिटिशन फॉर लीव टू अपील करनी पड़ती है, और अगर कोर्ट ये समझे कि आपने कोई ऐसा क्वेश्चन रेज किया है जो एड्रेस होना ज़रूरी है, तो तब वो अपील में कन्वर्ट होता है। तो हर जगह पर आपको, कुछ जगह पर है राइट ऑफ अपील अवेलेबल, लेकिन अदरवाइज राइट ऑफ अपील अवेलेबल नहीं। इसमें जब ये शुरू होता है तो डिफाइन करता है ये पहले पार्ट में कि स्टेट क्या है, कानून क्या होंगे। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स कैसे लाए गए और क्या है जी फंडामेंटल राइट्स? कोई समवन फ्रॉम द लेडीज वुड हेल्प मी आउट। राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं, मैंने नहीं देखा, अगर हो सकता है कि हो, लेकिन मेरे नहीं ख्याल के राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं। Right to association, right to security, right to freedom of यस, जो हमारे मीडिया वाले दोस्त हैं वो अक्सर कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। expression. इनमें एक और अपनी चीज अपने जहन में रखनी है और जहन नशीन करनी है कि ये राइट्स दो किस्म के हैं। कुछ एब्सोल्यूट राइट है जिनके लिए कोई शराइत तय नहीं। राइट टू लाइफ इज एन एब्सोल्यूट राइट, ऐसे किसी की जिंदगी खत्म नहीं की जा सकती। वो विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ है तो उसको सजा दी जाएगी और वो एग्जीक्यूट होगा। और कुछ क्वालिफाइड राइट्स हैं जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्यों क्वालिफाइड है? कि अगर मैं किसी भी दोस्त को, नहीं स्टेट को छोड़ देते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि स्टेट अक्सर आ जाती बड़े अदब के साथ आपसे आई बैक टू डिफर स्टेट के मामले में। लेकिन अगर ये कि मैं किसी को कोई गलत अल्फाज या गाली दे दूं और मैं कहूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो कि आप देखते होंगे सोशल मीडिया में कहीं दलील के बगैर भी बात हो रही होती है। एक दलील आ रही है तो उसका जवाब आता है कि नहीं जी आपने भी तो ये किया है, बजाय इसके जो प्रिंसिपल या जो चीज़ ज़ेरे मौजू है उसका बताया जाए कि उसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है। लेकिन टिट फॉर टैट आ रहा है और फिर कहा जाता है कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। या कोई वीलॉगर्स हैं वो नरेट करते हुए इस हद तक चले जाते हैं कमिंग अप विद द थ्योरीज, तो क्या वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आएगा? क्या वो क्लेम कर सकते हैं? नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वो क्वालिफाइड है। आपकी कुछ लिमिट्स हैं। आप किसी भी और मज़हब को, जो कि तालिमात में भी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप किसी भी गैर मज़हब को भी बहरहाल फाउल माउथिंग आप नहीं कर सकते। आपका इख्तलाफ हो सकता है, आप बता सकते हैं, दलील के साथ कह सकते हैं कि क्या है। सो ये इन दो बड़े हेड्स में फंडामेंटल राइट्स डिवाइड होते हैं।
एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। इसके साथ साथ कोर्ट्स ने राइट्स की तशरीह मुख्तलिफ अदवार में ये की है कि राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कभी भी एब्रिज नहीं होते, कभी भी उन पर कदगन नहीं आती। इवन अगर माशाल्लाह भी आ जाए तो you would come across judgments which state that the fundamental rights will not be abridged. तो ठीक है, there is a law which states कि नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कह सकते, लेकिन कोर्ट ये कहती है कि कोर्ट्स ने ये तशरीह की कि नहीं, आपके फंडामेंटल राइट्स जो कि अब एक अमेंडमेंट 18वीं आई और उसमें स्पेशली कहा गया, आर्टिकल 10A इंसर्ट किया गया, राइट टू फेयर ट्रायल। तो कोर्ट्स ये कहती हैं कि ये राइट्स एवरेज नहीं होंगे, चाहे माशाल्लाह भी आ जाए, चाहे जाए कि फिर कोर्ट्स को जाने न दिया जाए बजोर, आता है या नहीं आता ये भी देयर इज अनदर क्वेश्चन जिस तरफ हम जा रहे हैं। इसी तरह इससे बाद फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इसका तीसरा पार्ट डिफाइन करता है, जिसमें द प्रेसिडेंट, द लेजिस्लेचर एंड हाउ द लेजिस्लेचर फंक्शंस, और ख़त्म होता है फेडरल गवर्नमेंट पे आके। फेडरल गवर्नमेंट के लिए हमारा अब सेमिनल केस जिसको कहते हैं, और वो आप ज़रूर पढ़िएगा, मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस लिख लीजिएगा। बहुत हम लोग इस हिसाब से भी अपने सीनियर से खुशकिस्मत हैं कि बहुत बेहतर इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आपको डिज़ायर है कि आप कुछ समझना चाहें, आप मुस्तफ़ा इम्पेक्स लिखेंगे तो आपको डिटेल्ड जजमेंट बड़े आराम से गूगल में मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने ज़हन नशीन करना है कि गूगल वुड नॉट बी अ गुड सोर्स ऑफ रेफरेंस व्हेन यू गो टू कोर्ट, लेकिन आम पढ़ने के लिए आपको मुस्तफ़ा इम्पेक्स जजमेंट मिल जाएगी, जिसमें उन्होंने कहा कि द फेडरल गवर्नमेंट डज नॉट मीन द प्राइम मिनिस्टर, इट मीन्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। सो ये तीन चीज़ें थर्ड पार्ट में डिफाइन करते हुए उन्होंने बताया कि फेडरेशन क्या होगी। इसके साथ साथ फिर नेक्स्ट साथ ही अगर तरतीब देखिए तो एक बड़ा हारमोनियसली उस टाइम पर जो फ्रेमर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने बड़ा हारमोनियसली इसको चलाया और आगे आया कि जी प्रोविंस में क्या होगा। प्रोविंस में शुरू कहाँ से किया? गवर्नर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। मैं थोड़ा सा इसी ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि बताते हुए कि लेजिस्लेचर में फिर आप जब खुद कोशिश करेंगे जाके देखेंगे तो बताया गया है कि लेजिस्लेचर का प्रोसीजर जनरल क्या होगा, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, आपने उसका मेंबर बनना है तो कौन कौन उसका मेंबर बन सकता है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, ये भी आइन में बताई गई हुई है, और वो फंक्शन कैसे करेगी, उसका फाइनेंशियल प्रोसीजर क्या होगा। जैसे कि जो फाइनेंस बिल है उसमें अपर हाउस की पार्लियामेंट में सेनेट की राय मायने नहीं रखती, इररेलेवेंट हो जाती, लेकिन अदर बिल्स में वहाँ पर राय है और फिर दिया गया कि अगर वो ना उससे एग्री करें तो फिर किस तरह डील किया जाएगा। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अगेन उसके लिए भी रहनुमा असूल बहरहाल ये वही तय होगा जो मुस्तफ़ा इम्पेक्स में तय कर दिया गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल कैबिनेट क्या होगी, किस तरह डिफाइन होगी। उसके बाद आ जाते हैं कि सूबों के माबैन और कैपिटल या फेडरल के माबैन ताल्लुकात कैसे गवर्न होंगे। मतलब क्या है कि कानून साजी में कौन कौन सी चीज़ों का इख्तियार सूबे को होगा, जिसके लिए लिस्ट बनाई गई है। पहले चलती थी कंकरेंट लिस्ट पे बड़ी डिबेट चलती थी, बड़ा केस लॉ डेवलप हुआ। सो किस किस चीज़ में सूबों को इख्तियार होगा और किस किस चीज़ में अगर कानून साजी करनी। ये तो हम लोगों ने ऐसे कर दिया ना कि हम MNA से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सड़क ठीक कर दिए जी, अस्पताल बना दिया जी, हमने खुद हम सारे उसका पार्ट हैं, हम चीज़ों को उस तरफ लेके गए ना, हमारी एक्सपेक्टेशन है। वरना जो यहाँ पर डिफाइन हो रहा है उसमें एटलीस्ट इन दो पार्लियामेंट्स का, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का और फेडरल लेजिस्लेचर का ये काम नहीं है कि कोई उनका काम है कवानीन को बनाना। कवानीन शायद हम ओवर लेजिस्लेटेड नहीं है, अमल दरामद नहीं हो पा रहा। तो देखते हैं कि कब तक बहरहाल हमारा एक फेज़ है और कौमों की ज़िंदगी में 70-75 साल कुछ नहीं होते तो कहाँ जाके संभलेंगे, लेकिन
बहरहाल ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और संभलेंगे, ज़रूर संभलेंगे। अभी भी जो सूरत हाल चल रही है अनसर्टेनिटी की, ये भी आनी चाहिए। ऐसे तो नहीं हो सकता कि स्मूथ चीज़ है, एक बन गई है, एक रेलवे लाइन बन गई है, बस उस पर चलती जाएगी चीज़ें। तो बहरहाल गलती करेंगे, सीखेंगे, चलते हैं। तो इसी तरह कहीं ना कहीं कमिंग बैक, जो नेक्स्ट पार्ट ये कि सूबों के माबैन ताल्लुकात कैसे होंगे कानून साजी के हवाले से। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे होंगे गवर्नेंस के हवाले से सूबों के माबैन। और फिर साथ साथ स्पेशल प्रोविजंस भी इसमें बताएगी। इसी तरह इससे अगला हिस्सा है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ये आपको साथ साथ ये भी बताता है कि बोरोइंग कैसे होगी, ऑडिट कैसे होगा, बजट की प्रोविजंस क्या है, ये सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ नीचे चीज़ें हैं, जैसे अगर बीइंग अ लॉयर आप देखें तो अटॉर्नी जनरल का बताया गया है मेन में, और फिर सूबे में एडवोकेट जनरल है, और वो वाहिद शख्सियत है कानून साजों के अलावा जो वहाँ बैठे होंगे पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट को जाके एड्रेस कर सकता है एट दी फ्लोर ऑफ दी हाउस। अदरवाइज कोई बंदा ऐसे जाकर एड्रेस नहीं कर सकता। हाइड पार्क कॉर्नर और बात है, लेकिन पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में जो इनपुट देगा जो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द प्रोविंस या फिर फेडरेशन का है तो अटॉर्नी जनरल देगा। इसके बाद आ जाते हैं जी द जुडिकेचर, जिनसे आपका अब अल्लाह ताला खैर आफियत रखें तो वास्ता रोज पड़ेगा, जिसमें सिविल कोर्ट्स भी होंगे, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी आप जाएंगे। इवन इफ यू वांट, इफ यू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर या इन हाउस आप ज्वाइन करते हैं कहीं जाकर, आफ्टर यू गेट योर लाइसेंस, स्टिल you people then would in one way or the other come across the courts। कहीं ना कहीं वो फिर ट्राइब्यूनल्स भी हैं बीच में, और इसी में कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि कौन कौन सी कोर्ट्स होंगी। मेनली उनका फोकस, कॉन्स्टिट्यूशन का फोकस है सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट्स ऑफ प्रोविंसेस, और वो बताता है कि कौन लोग होंगे जो जज अपॉइंट हो सकते हैं, कौन किस तरह वो फंक्शन करेंगे, हायरार्की क्या है, ये भी हमारा आइन बताता है। पहले अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार और था, लेकिन फिर करते हुए अभी अब कॉलेजियम बना दिया गया और उसकी कॉम्पोजिशन है वो भी वहाँ है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट होगी और हाई कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट होगी। और इसके साथ साथ एक और कोर्ट है फेडरल शरीयत कोर्ट, वो भी जुडिकेचर का हिस्सा है, और यहाँ बताया गया कि वो किस तरह डिफाइन होगी। इसके बाद जो पार्ट है आजकल बड़ा रेलेवेंट है, इलेक्शंस कैसे होंगे, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, कौन लोग मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन होंगे, इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको इस पार्ट में मिलती हैं। इस पार्ट के आगे फिर फर्दर चैप्टर्स भी हैं। फिर स्पेसिफिकली जो उस टाइम पर फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने गौर किया करते हुए, तो उन्होंने इस्लामिक प्रोविजंस भी बताई कि क्या नोयत होगी। पहले आपको प्रीएम्बल में मिलता है और फिर दोबारा यहाँ इंसर्ट कर दिया गया इस्लामिक प्रोविजंस के लिए, कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक होगा। और फिर कोर्ट ने तशरीह की कि अगर कोई भी कानून साजी जो कुरान और सुन्ना से मुतसादिम होगी तो वो स्ट्राइक आउट कर दी जाएगी, वो डिक्लेयर होगी अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन और वो स्ट्राइक आउट कर दी जाएगी। तो सॉर्ट ऑफ फंडामेंटल या बेसिक एक इस्टेब्लिश कर दिया प्रिंसिपल कि जनाब जो भी इन दो चीज़ों से आसमानी सहीफे से मुतसादिम होगी या सुन्ना से मुतसादिम होगी तो वो कलअदम करार दे दी जाएगी। और उस पर भी आप जब देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मिल जाएंगी। बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं वो हैं इमरजेंसी की प्रोविजंस। क्या क्या हो सकती हैं, मेनली वॉर, पहला लिखा भी इसी तरह हुआ है, फ्रेमर्स ने वहाँ लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई किया हुआ है। इंटरनल स्ट्राइफ, जैसे लगता है ऐसे है लेकिन बहरहाल हम इतनी अभी स्ट्राइफ नहीं है, लेकिन कि जी स्टेट के फंक्शनरीज जा रहे हैं, गलत होंगे या सही होंगे, लेकिन किसी शख्स को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो लग रहा है कि स्ट्राइक है बहरहाल, लेकिन शायद अभी उस तरह नहीं हुआ, तो उसमें भी फिर इमरजेंसी फ्रेम कर सकते हैं। कौन करेगा, क्या तरीकाकार होगा, ये सारा इमरजेंसी प्रोविजंस में ये तरीकाकार वाज़ेह किया गया है, बताया गया है।
इसके बाद जो कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी, 2/3 में होगी। दूसरा ये कि अगर सूबों की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को चेंज करना है, नया सूबा बनाना है, वो भी यहाँ पर एड्रेस होता है कि नया सूबा कैसे बन सकेगा। पॉसिबल है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बता दिया गया कि अगर आप नया सूबा बनाना चाहते हैं, मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ आवाज़ें उठती भी आप देखते हैं, साइकिस्तान की भी उठती है, हरीपुर हज़ारा के जो हमारे दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जी नहीं अलग सूबा होना चाहिए, एक तहरीक है सूबा हज़ारा तहरीक गालिबन उसको कहते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि अगर वो तहरीक चलेगी तो कैसे चलेगी। और इसका जो आखिरी पार्ट है, आम एक्ट आप देखेंगे, स्टैट्यूट्स देखेंगे तो ये आमतौर पर सेक्शन 2 के तौर पर आता है, जो हमारे यहाँ आइन के आखिरी हिस्से में आ रहा है। वो क्या चीज़ होती है? इंटरप्रिटेशन क्लॉज, डेफिनेशन क्लॉज। यहाँ पर मिसलेनियस के नाम से आती है नीचे और डिफाइन करती है कि कौन सी चीज़ क्या होगी, आर्म्ड फोर्सेस क्या है, सर्विसेज क्या है, सर्विस एकेडमी क्या है, ट्राइबल एरियाज क्या है, इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, टाइटल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कब कमेंस करेगा, इससे पहले जो चीज़ें चल रही थी उनको सेव कैसे किया जाएगा। और आपको यकीनन पता होगा, लेकिन बताते हुए कि डिक्टेटोरियल रिजीम्स के भी कुछ चीज़ों को सेव किया गया, क्योंकि उसके बगैर फिर बाहर बड़ी प्रॉब्लम होती। तो वो भी यहाँ पर ही आप आके देखेंगे कि जी वो सेविंग क्लॉज कैसे सेव किया गया। ये सारा 12 पार्ट्स और मुख्तलिफ चैप्टर में करते हुए एक जनरल खाका है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आते हैं बजाय राइट्स के आर्टिकल 199 के, जिससे आपका बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ेगा। आपका आर्टिकल 175 से भी पड़ेगा, आर्टिकल 184(3) से भी पड़ेगा वास्ता, लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली जब आप कोर्ट्स में जाएंगे, खासतौर पर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट को और सिविल कोर्ट्स को जो चीज़ मुमताज़ करती है, जो उनमें से डिफ्रेंशिएट करती है, वो है आर्टिकल 199 के इख्तियार। तो हाई कोर्ट वो पहली कोर्ट बन जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। जो सिविल कोर्ट्स हैं वो डिफरेंट स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन के नीचे क्रिएट होती हैं और ताबे हाई कोर्ट के। तो हाई कोर्ट वो पहली कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, और यही मुमताज़ करती है, उससे डिफर करती है सिविल कोर्ट्स के पास बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियार या आईनी इख्तियार नहीं है। उन्होंने सीपीसी में जो कुछ लिखा है उसके नीचे चलना है, उन्होंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो कुछ दिया गया है उसके नीचे चलना है। लेकिन जो आइन है वो फिर यहाँ पावर्स देता है, और मेनली हाई कोर्ट अपने इख्तियार मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आर्टिकल 199 के नीचे एक्सरसाइज करती है। देयर आर देन जजमेंट्स, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में आप कह लीजिए गुज़श्ता 2 दहाइयों की 2000 से लेके ऑनवर्ड्स, कि क्या हाई कोर्ट भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में वर्डिक्ट्स पास कर सकती हैं। आपको केसेस मिलेंगे कहीं पर जहाँ पर हाई कोर्ट्स ने किया है, कहीं मिलेंगे कि नहीं, हाई कोर्ट का ऐसा इख्तियार नहीं है। अभी फिर जो लेटेस्ट व्यू ये चल रहा है तो वो यही कहते हैं कि नहीं, हाई कोर्ट का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में नहीं है इख्तियार, 199 में ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है। अब आ जाते हैं डायरेक्टली 199 पे। कितनी काइंड्स ऑफ रिट्स हैं? 5. क्या नाम है? एक आप बता रहे हैं। Mandamus. Covenant, Habeas corpus. prohibition, और रिट्स टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स भी वहाँ पर मौजूद है। तो सरशरारी क्या होती है? To certify that the forum below, the court below, the tribunal below has not passed the order in accordance with the law, and that's why the order has to be struck down. Mandamus क्या है? To request the court, to pray from the court that direct a person to do something. Writ of prohibition क्या है? रोकना किसी को जाके सीधा, जिस तरह नाम से बात है। रिट ऑफ कोवरेंट
रेट ऑफ को वारंट सॉरी So it's basically कि when you question कि आप एक public office जो है ये public position पे Under किस what authority body you के fall under against- मोहित मिजुद्दीन के केस में हुआ था सर अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ द पर्सन इज होल्डिंग दैट पब्लिक ऑफिस नॉट अ प्राइवेट ऑफिस पब्लिक ऑफिस पे डिफाइन हुआ है कि क्या है तो वो आप उसमें फिर आगे डिस्टिंक्शन ये भी आती है कि एलिजिबिलिटी नहीं है या क्वालिफिकेशन नहीं है कोर्ट्स ने डिफाइन किया कि फिर एलिजिबल होना क्या होता है क्वालिफिकेशन होनी क्या होती है इसी तरह रेट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स हैं और उसमें आप जाते हैं इशू हुई हुई हैं बहुत सारी जगह और आपको प्रेसिडेंट्स मिलेंगे लेकिन इसके साथ साथ कहो कि ये हाई कोर्ट पहली कोर्ट बनती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है और वो उसको मुमताज़ करती है सिविल कोर्ट से लेकिन उसके साथ साथ ये जो इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन का है ये हाई कोर्ट इस्तेमाल कर सकती है अगेंस्ट द फेडरेशन पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस इन रिलेशन टू द फेडरेशन अ प्रोविंस और लोकल अथॉरिटी सो अगर मैं जाता हूँ और हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब अली ये जो प्राइवेट स्कूल है ये ठीक नहीं चल रहा इसका प्रिंसिपल ठीक नहीं है तो क्या रेट फाइल हो सकेगी तो जवाब आता है कि नहीं हो सकेगी सो वो बंदा पब्लिक ऑफिस होल्ड करना उसका ज़रूरी है या उस इदारे के जिसके आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं जा सकेंगे सर मेरा एक सवाल है अगर अनलॉफुल डिटेंशन हो जाए या पर्सनल लिबर्टी को जो है यानी वो डिफाई किया जाए तो क्या हेबस कॉर्पस की रेट जो है वो लायक बिल्कुल इसके मुझे नहीं पता कि यहाँ पर जब फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सोच रहे थे तो उन्होंने हेबियस कॉर्पस कैसे इंसर्ट की लेकिन आप कॉमन लॉ में जाएं एक किताब मैंने एक बार ली तो द फनी लॉज पास्ट इन इंग्लैंड या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या पर्सपेक्टिव उसका दिया मौजूद है मेरे पास उसमें हेबियस कॉर्पस की जो हिस्ट्री है और फिर जब कोर्ट्स ने एक्सरसाइज करना शुरू की अब चूंकि हम वहाँ आए हैं तो थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं कि वहाँ भी पहले इंसाफ चूंकि डेमोक्रेसी तो थी नहीं मोनार्की तो इंसाफ बादशाह से मिलता था यहाँ भी अदले जहांगीरी आपने सुना भी है तो यहाँ भी बादशाह से मिलता था फिर आबादी भी बढ़ी और बादशाह का भी बादशाह ने कहा कि मैं क्या बैठा हुआ इंसाफ करता हूँ तो फिर बादशाह ने अपने दीवान को या प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार दिया कि वो करता जाए जिससे हम कहते हैं ना जी कि अदालत है दीवानी अब बंदा इस तरह सोचे तो बंदा कहता है कि ये दीवानगी शैतारी होगी तो ऐसी बात नहीं है दीवान वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही यूज्ड टू एक्सरसाइज और एडजुडिकेट मैटर्स बिटवीन द पीपल अंडर द अथॉरिटी ऑफ द किंग हमारे यहाँ जो मोनार्क थे इसी तरह वहाँ पर भी अब वहाँ पर जब चलते हुए लेट 1800s की बात है तो एक खातून थी बड़ा मशहूर वो स्पॉट है अभी सेंट्रल लंदन में हॉलबर्न या हाई हॉलबर्न वहाँ वो रहा करती थी और वो पार्टीज मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज किया करती थी बहरहाल इस पे एतराज़ किसी को नहीं होना चाहिए लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि वो बाकी लोगों के लिए वो पार्टीज न्यूसेंस का बायस बनती थी कि रात को देर तक चलती थी शोर होगा होता था तो मुख्तलिफ शिकायत हुई लेकिन नहीं एक्शन लिया गया लेकिन एक दिन कोई पुलिस वाले साहब वहाँ से गुजर रहे थे तो इसी तरह जब किसी ने शिकायत की तो उन्होंने जाके पूछा कि हु इज़ दी ओनर ऑफ द हाउस या हु इज़ द लैंडलॉर्ड तो उनका जी लैंडलॉर्ड तो नहीं लैंड लेडी हैं और ये फलानी उन्होंने उनको अरेस्ट किया हुआ लेके चले गए और फिर डाल दिया अब पुरवीन ऐसी कोई थी नहीं इनकारसरेट वो हो गई जेल में चली गई तो उनके जो साथ दोस्त थे उन्होंने उनको ढूंढना शुरू किया क्योंकि अदरवाइज अब भी इसी नाम से चलता है ये कानून पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट वहाँ का है तो वो एक रिक्वायरमेंट है कि जब भी कोई बंदा अरेस्ट होगा अब थोड़ा सा टेररिज्म की जो फिजा बनी 2000 से ऑनवर्ड तो उसमें थोड़ी सी उसमें तब्दीली आई है और जो बंदे टेररिज्म चार्जेस में अरेस्ट होंगे तो उनको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ज़रूरी नहीं है हमारे यहाँ भी थोड़ी सी तब्दीली है अदरवाइज यहाँ हो या बरतानिया में हो इन दोनों की हद तक जब भी कोई बंदा अरेस्ट होगा तो उसको मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है
ताकि ये बताया जा सके और पुलिस ये जस्टिफाई कर सके, उनका अरेस्ट जस्टिफाई कर सके कि किन चार्जेस पर उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन ये जो खातून अरेस्ट हुई, इनका पता ना चला, तो लोग रोते पीटते मुख्तलिफ रब्ता किए, अल्टीमेटली दे लैंडेड अप बिफोर दी हाई कोर्ट, और उन्होंने कहा कि जी नहीं पता चल रहा। वहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको प्रोड्यूस किया जाए, बिकॉज दिस हेबियस कॉर्पस इज नॉट एन इंग्लिश ओरिजिन वर्ड, लैटिन से इंग्लिश में है, विच मीन्स प्रोड्यूस द कॉर्प्स बॉडी, जिंदा है मुर्दा है कोर्ट के सामने लो। और ये किसी के भी खिलाफ एक्सरसाइज होगा। इसमें ये कदगन नहीं है कि जी पुलिस वालों से ही जो बंदा नहीं पता चल रहा, एक इख्तियार है जो कोर्ट को आइन ने दिया है, और आप हाई कोर्ट जाते हैं, जिसकी एक और मिसाल ये है कि समटाइम्स हैप्पीली मैरिड कपल होते हैं, लेकिन जब डिफरेंसेस होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं, तो कई बार बाप, मेजॉरिटी सूरत हाल में बाप या द मेल पार्टनर इन द मैरिज वो आमतौर पर लेकर चला जाता है। तो फिर आप कोर्ट से बहरहाल हेबियस कॉर्पस के नीचे वहाँ भी दरख्वास्त करते हैं कि जनाब लेके आए, इसको पता चले कि क्या। तो इंग्लिश लॉ में, कॉमन लॉ में डेवलपमेंट इसी तरह हुई कि वो पेश हुई और फिर उन्होंने बताया कि जी इन्होंने जो है फर्श पर सुलाया इस तरह, और खाने को जो है ब्लैक ब्रेड दिया, कुछ नहीं तो बड़े बुरे हालात हैं, तो शी वाज देन इमीडिएटली रिलीज। हमारे यहाँ भी वो कदगन नहीं है हेबियस कॉर्पस की हद तक, इवन रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की हद तक, कि वो आप उसको एक्सरसाइज कराएंगे अगेंस्ट दी स्टेट फंक्शनरीज। वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी आप वो डिवाइस आप बता सकते हैं कि जनाब इन सर्कमस्टांसिस में यहाँ से ये, तो कोर्ट को एक्सरसाइज करती भी हैं। जिसके लिए अगर आपको ये देखना हो कि कोर्ट ने वो कहाँ एक्सरसाइज की हैं, तो 2007 की 2 जजमेंट्स हैं। एट दैट टाइम जस्टिस साकिब निसार साहब वाज नॉट द चीफ जस्टिस, ही वाज होल्डिंग कोर्ट एज अ जज ऑफ द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। तो वहाँ पर वो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, यहाँ पर वो बाप लेके चला गया, अबडक्ट कर लिया यहाँ से और जुरिस्डिक्शन से कोर्ट की बाहर लेके चला गया। तो फिर कोर्ट ने वो कैसे रिकवर किया, और उसके क्राइटेरिया यार्ड्स तय किया गया कि अगर कोई बात यहाँ से या माँ अगर लेके चली जाती कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से, माइनर को रिमूव करेगी, तो क्या तरीकाकार होगा कि वो बरामद भी किया जाए और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वापस लाया जाए। एक चीज़ और करके मैं आपको, एक चीज़ और भी है कि मैंडमस हो गया, इसमें भी आपका लोकस स्टैंड है या आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। प्रोहिबिशन में भी आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। को वरंटो जिसकी बात चल रही थी, आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी नहीं है। हेबियस कॉर्पस में भी आपका रिश्तेदार होना ज़रूरी नहीं है। आपने जाके कोर्ट के सामने इंफॉर्मेशन ले डाउन करनी है, आपका इंटरेस्ट पर्सनल उसमें होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ एग्जाम जो है रिट्स की, उनमें बहरहाल आपका पर्सनल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। जी सर। Sir, hypothetical question. So let's say कि enforced disappearances जो हैं, that is a very prominent topic in Pakistan के अंदर. So आप कोई instance आते हैं enforced disappearance का, आप court के सामने जाते हैं, you apply under habeas corpus, जो authorities हैं they're unable to or unwilling to produce that said individual. उस case में what is the next step for a lawyer? कोर्ट ऑर्डर करती है। कोर्ट ने I myself was not a counsel in that case, but my senior was, and कोर्ट ने अल्टीमेटली इशू किया और वो बरामद हुआ। और बहुत सारी जगहों पर अब ये हो गया, बहुत सारी जगहों से मुराद है कि ऑल अक्रॉस नाउ देयर आर स्पेशल कमीशंस फॉर एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस। सो जो भी कोई ऐसा बात होती है तो वो उनको रेफर किया जाता है और उन्होंने अपना एक तय कर लिया, और वहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी सारी सूरत हाल में, काफ़ी सारे इवेंट्स में और सिचुएशंस में उसके वेयर अबाउट्स पता चल जाते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल ही बाज ना करें और वाकई उन्होंने ना किया हो, तो फिर अदरवाइज वो एजेंसीज आर बाउंड टू एंड दे डू इट, दे ले डाउन द इंफॉर्मेशन के हमने इसमें, और फिर जब बता देते हैं तो फिर उसके बाद फिर जिस भी चार्ज में किया है तो उसको फिर वहाँ प्रोसीड करते हैं, और फिर वो अलग से ट्रायल में जो भी बेल और जिस प्रोविजन के नीचे भी है टेररिज्म चार्जेस में तो फिर वो किया जाता है। जी सर। सर ये जैसे प्रीएम्बल में ऑलरेडी मेंशन किया गया है, वेयर इन द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव। तो ये तासर पाकिस्तान में क्यों पाया जाता है कि
जो डिसीजन होते हैं वो किसी और जगह पे होते हैं। तासुर तो नहीं है जी बहुत सारी जगह पे ये दुरुस्त भी आप सिर्फ ये कि पता लग रहा है, पहले शायद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इस किस्म की नहीं थी। तो बहरहाल अगर ऐसा होता है और जहाँ नजर आ जाए तो वो गलत भी है, और कोर्ट्स जो है मिसलेनियस में आ रहा है, कोर्ट्स स्ट्राइक डाउन भी करते हैं, ऐसे नहीं है, जहाँ नजर आ जाए और नहीं है तो कोर्ट्स स्ट्राइक डाउन करती हैं। तो वो जो ब्लाइंड फोर्स को कहीं ना कहीं चेक, चूंकि आइन दिया हुआ है तो चलता है, और फिर उनको मजबूरी होती है कि फिर वो जस्टिफाई करें और करती भी हैं। तो प्रीएम्बल में तब्दीली कर दी जाए। प्रीएम्बल वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, ये किसी भी कानून का जो प्रीएम्बल है, वो ये कहते हैं कि वो पार्ट ऑफ कानून नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने प्रीएम्बल को पीछे जाकर अगेन सेविंग में डाला और कहा कि नहीं, प्रीएम्बल जो है वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। तो मसला तो ये है ना कि वो जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी स्पाइनलेस होते हैं ना, वो भी नहीं कहीं भी, वो भी नालियां बनवा रहे हैं और सड़क ठीक करा रहे हैं ना, जो उनका काम है। असेंबली में तलब करें ना अगर किसी बंदे के जिसके, अब मसला ये वो उसी से, जो भी वो पिछले दिनों में एक जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उसमें एक कर्नल लियाकत, पता नहीं उनका असली नाम क्या था, वो बड़े मशहूर थे, वो सारी पार्लियामेंट को खुद ही बुला लेते थे। तो मसला तो ये कि वो भी स्पाइन शो करें ना, जिनको हम लोगों ने सच्चे या झूठे बहरहाल वोट देकर वहां तक भेजे। वो चूंकि उनका काम ये कि पंखे ठीक करा दो, अस्पताल की कंडीशन ठीक नहीं है, जो कि काम आमतौर पर दुनिया भर में 3 टियर मॉडल चलता है। एक फेडरल लेवल पे चल गया, एक स्टेट या प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नेंस का आ गया, और ये काम जो आजकल हमारे एमएनएस करते हैं, मोहतरम एमएनएस या एमपीएस, ये काम एक यूसी के चेयरमैन का काम है, और वो इंस्टीट्यूशन कई बार एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी वजह से भी दूसरा ये भी इख्तियारात देना नहीं चाहते, तो वो फिर अब बहरहाल यहाँ तो आर्मी चीफ हैं कई जिन्होंने अंडर पासिस का भी इफ्तिताह किया, तो वो चल रहा है, बना हुआ है नॉर्म ऑफ द डे, जो कि भारत कानून में कहीं नहीं है, और उसका बंदा प्राइड ले रहा है कि जी ठीक है, जो कि काम शायद एक यूसी के चेयरमैन का हो सकता है, ये काम काउंसलर का हो सकता है। रोड का किताब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, कौन सी रोड का? समा वाली नीचे बोर्ड भी लगा हुआ है, समझ जो पुल बन रहा है ना सर नीचे, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाओ। अच्छा बात, मेरा ये ख्याल है कि वहाँ वो भी नहीं होना चाहिए, वो नहीं काम है, और ना ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम है, ना उनका काम है। एक आम चेयरमैन यूसी जो वहाँ उस जगह का है वहाँ, और उसका ही काम हो, लेकिन बहरहाल नॉर्म ऑफ डे जिसका ये आइन बहरहाल कहीं इजाजत नहीं देता। लेकिन आप अगर लेजिस्लेशन के लिए या आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और आप ये ऐलान करें, तो लोग भी आपको वोट मुश्किल है कि देंगे। जब आप लोगों को कहेंगे ना कि जनाब मेरा काम नहीं है कि मैं आपको नौकरी दिलाऊं, नौकरी के मौके पैदा करूं, वो भी बहरहाल निचली सतह भी जाने चाहिए, हर बंदा वहाँ रिस्पॉन्सिबल हो। मेरा काम है मैं कानून साजी करूं और देखूं कि आया कवानीन पे अमल नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो फिर कैसे कानून में तब्दीली लाई जाए कि उस पर अमल दरामद हो सके। तो देखें कब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, शुरुआत है अभी, तो बहुत छोटा सफर है अभी, 70 साल। रिट्स में हम जो भी हैबियस कॉर्पस पनिश सीख कर सकते हैं, लाइक जिसने इलीगल एक्ट किया है, जिसने किसी को अब्डक्ट किया है, या फिर अमेंडमेंट से उसके लिए 204 एक आर्टिकल है जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बताता है कि जनाब ये चीज़ें हुई हैं और इसकी वजह से कोर्ट का ये ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ, तो इस बंदे को सजा दी जाए, और वो फिर आकर अपना कॉन्टेक्ट एक्सप्लेन करता है। लाइक अगर किसी ने फोर्सेस के किसी को भी ढाल, पुलिस को लेट्स सपोज ढाल है, उसने एक बंदे को 24 घंटे में नहीं अपील किया, 2 दिन से हफ्ते से रखा हुआ है, रिट करते हैं, वो आपको रिट के लिए भी जरूरत नहीं, उसमें तो इतना जबरदस्त है, माजरत आपकी बात करें, उसमें तो मैजिस्ट्रेट साहब भी उसके खिलाफ ऑर्डर कर सकते, जो वो ना करे 24 घंटे के अंदर उसने नहीं किया, वहाँ स्ट्रक्चर पास होगा, उसके सीनियर को ऑर्डर किया जाएगा। छोड़ ही देते आपने, बल्कि आप साथ थे जब असिस्ट किया, तो कैसे साहब ने तो जनरल जो शेख साहब को डिस्चार्ज किया गया, तो वो डिस्चार्ज की वही इख्तियार है, तो वो आपको हाई कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, ये है कि जिसके पास वो इख्तियार है वो भी एक्सरसाइज करे। पॉइंट इज के बेसिकली दूसरी तरफ चले जाते हैं, जो पक्का उठा के लेके जाते हैं, उनके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट से प्रेयर सीख कर सकते हैं उसी रिट में के। यस, वो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बहरहाल ये एजाज़ है, ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लेते, ये जेल में रखिएगा, लेकिन वैसे बताते हुए ताकि आपको जजमेंट मिल जाए, तो ऑनरेबल
चीफ जस्टिस रहे हैं मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैदी साहब अभी यहाँ सीनियर प्यूनी जज हैं। उन्होंने जजमेंट्स दिए हैं, वर्डिक्ट्स दिए हैं, जहाँ उन्होंने ये तय कर दिया है कि अगर इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस है, ये इस्टेब्लिश हो गया है, तो जो स्टेट एजेंसीज हैं या तो वो प्रोड्यूस करेंगी और जो भी उसके खिलाफ चार्ज है, कोर्ट्स ये नहीं कहती कि आपने किसी को टेररिज्म पे उठाया तो आप उसको छोड़ दीजिए। वो ये कहती हैं कि बहरहाल आपने पकड़ लिया है तो उसके बाद आपको कोर्ट के सामने ला के जस्टिफाई करना है कि आपने इसलिए पकड़ा और उसका ट्रायल करें जिस भी ऑफेंस में पकड़ा। ये नहीं चूंकि मैं अच्छा नहीं लगता तो मुझे बिठा लिया किसी को। तो साथ उन्होंने ये तय कर दिया है कि फिर वो जो स्टेट एजेंसीज हैं, LEAs, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वो और उनके फलाना फलाना हेड रिस्पॉन्सिबल होंगे टू मेंटेन दी लाइफस्टाइल ऑफ द फैमिली फॉर द रीजन, ये तो मैंने खुद अपने सामने भी देखा। पेशावर हाईकोर्ट में बहुत साल पहले 7-8 साल पहले मैं पेश होने गया प्रिंसिपल सीट पे, तो पेशावर हाईकोर्ट पेशावर में, तो खातून आई तो जज साहब ने उनको कहा, वो बाद में इधर भी श्री फरमा हुए सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उस टाइम चीफ जस्टिस साहब थे, तो वहाँ में पेश हुआ तो उन्होंने कहा बीबी मैंने तारीख दे दी, तो उन्होंने कहा नहीं तारीख का मसला नहीं है, खातून के पैर में भी जूते नहीं थे, शटल कॉक बुरका था, बच्चे अभी नंगे पैर था। तो उन्होंने कहा जी फिर क्या मसला है? उनका खाने को नहीं है, वो तो नहीं मिल रहा, जहाँ भी गया है वो मिल जाएगा जब आपने तारीख दी, लेकिन खाने के लिए नहीं। तो यहाँ एजाज बहरहाल इस हाईकोर्ट को है कि 2 मुख्तलिफ ऑनरेबल जजेस ने ये जजमेंट दी कि जो भी उसका लाइफस्टाइल, जो बंदा अभी डिसअपीयर हुआ है, उसका लाइफस्टाइल फिर स्टेट मेंटेन करेगी। वो अंडर चैलेंज है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या वर्डिक्ट देती है। वो सेल हुई है जजमेंट्स, लेकिन उन्होंने कहा कि जी चूंकि उनकी जिम्मेदारी है ना, अदरवाइज फिर मुझे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अगर सिर्फ मुझे पकड़ के ये कहना है कि तुम मुझे क्रिटिसाइज ना करो, तो मेरे बारे में कोई बात ना करो, और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर मैंने क्या करना है किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो भारत कोर्ट ने फिर सेटल किया लाइबिलिटी से कि जो भी उस बंदे का लाइफस्टाइल था जो अब गायब हुआ है, तो जब तक वो बरामद नहीं हो जाता और वो घर वापस नहीं आ जाता, या वो चला सिर्फ उस घर का फिर जो अखराजात हैं वो एक क्वांटम तय करके कोर्ट ने वर्डिक्ट दिए। मुझे बहरहाल आई एम सॉरी कि मुझे उसकी साइटेशन याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मुख्तलिफ ऑनरेबल जजेस ने वो जजमेंट दी है। जी और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सर इसके तो बाद पता तो होता है उनको कि भाई हमने उसको कहाँ पे फेंक दिया, तो फिर सारी जिंदगी वो चलाते रहेंगे इस तरह से? नहीं चलाते हैं, बरामद करना पड़ता है, कहीं ना कहीं जाके वक्त लग जाता है। वही बात है कि देर है अंधेर, अभी तक अंधेर हुआ नहीं है, और अल्लाह ना करे कि वो बेहतरी की तरफ जाएगी चीजें। देखें अभी जो तसादुम हो रहा है, इसके सूरत-ए-हाल में लाजमन कोई ना कोई बेहतर चीज देखते हैं, और अभी तक इस तसादुम में मुझे लगता है कि क्लाइमैक्स नहीं आया, अभी कब आएगा देखते हैं, अभी शुरुआत है, इब्तिदाई इश्क है। वही ना मसला है, वो एक दिन अनाउंस करते हैं, लेकिन बहरहाल दैट इज अ डिबेट फॉर अनदर टाइम। सर बेसिकली अब अमेंडमेंट्स की रिट ले लेते हैं सर। अब एक पर्सन उसकी किसी एक्ट या एक पब्लिक ऑफिस होल्डर से उसने ऐसा ऑर्डर कर दिया जिससे एक बंदे का लॉस हो गया सर, हैवी लॉस है, अब गलती उसी की है सर, अब उस रिट में हम उसको किस तरह चैलेंज करेंगे, लॉस हो रिकवर, ये बेसिकली उसको पनिश कैसे करें, वो चीज़ बेसिकली क्वेश्चन है। अगर मेंटेनेंस में हो गया और करते हुए तो कोर्ट बहरहाल वहाँ पर कॉस्ट डाल सकते हैं। हमारे इस्लामाबाद में फिर अगेन इस्लामाबाद में बड़ी बेहतर लेजिस्लेशन कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन एक्ट है 2017 का, तो इसलिए अब कोर्ट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो जब कॉस्ट इम्पोज करने लगती हैं तो हदायत फरमाती हैं कि आप सर्टिफिकेट ऑफ कॉस्ट दाखिल करें, तो फिर वो कॉस्ट उसको रिकवरेबल है उसके लिए वहाँ। अदरवाइज जो क्लासिक तरीका तो वो तो फिर ये कि जो नुकसान हो गया वो सूट फॉर रिकवरी करे, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन एक्ट 2017 का है, अमल दरामद उस पर हो रहा है, कई जगह हो रहा है करते हुए, कई जगह लॉयर्स जो रिसीविंग एंड पे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ नहीं है। अभी भी हम हाई कोर्ट करें तो बड़े सीनियर लॉयर थे, वाइट दाढ़ी है, तो वो कह रहे थे मैं आपको कैसा हूँ कि मेरे पे 2 लाख कॉस्ट डाल दिया और फिर ये बहुत बड़ा अब से रेगुलेशन लाए मैं आपके साथ, तो ये चलता है सर। आर्टिकल 203 सर सर एक हमारे पास हदूद ऑर्डिनेंस है और एक हदूद, बेसिकली हदूद ऑर्डिनेंस एक शॉर्ट सा ऑर्डिनेंस है, लेकिन हदूद लॉज या हदूद जो अगर शरीयत के हिसाब से होते हैं तो वो बहुत वास्ट है। अब जो हदूद ऑर्डिनेंस है सर उसके अंदर
कोई भी चीज़ जैसे पर्सनल रिलीफ जो है वो बंदा शरीयत कोड से नहीं सीख कर सकता सिवाय क्रिमिनल केसेस। लेकिन शरीयत कोड के अंदर सर जो आर्टिकल 203 में दो उसके ऊपर कि एक या वो दूध ऑर्डिनेंस के तहत आएगा या फिर वो जो है तो उसके इंजेक्शन और इस्लाम से गैस को चीज होगी उसके लिए। तो सर जो अगर किसी ने सिविल रेमेडी लेनी हो मतलब जैसे सक्सेशन हो गया या लीगल एयरशिप के से रिलेटेड कोई चीज़ लेनी हो तो वो शरीयत कोड में नहीं जा सकता, वो सिविल कोर्ट्स में आता है। दूसरा हदूद ऑर्डिनेंस के साथ एक जो मसला जिसमें आप कह रहे हैं कि वो चीज़ें कवर नहीं करें, जो भी गवर्न करने आता है, जैसे इस केस में ये जो चाइल्ड था ये ज़िया साहब का था, तो वो डिबेट नहीं है, इसीलिए ऑर्डिनेंस कहलाता है, उसमें कोई इनपुट है ही नहीं। और उसी के बाद से शायद ज़्यादा तनज़्ज़ुबी की तरफ भी चीज़ें इसीलिए गई कि डिक्टेटर आके बैठ गया, पार्लियामेंट या मजलिस शूरा जब तक कहलाती थी तो कोई ओपन फ्री डिबेट नहीं हुई कि उसको प्रोज एंड कॉन्स देखे जाएं। वो इंसर्ट कर दिया गया चूंकि कौम को दिखाने के लिए और कौम को अपीस करने के लिए और अपने रूल को प्रोलॉन्ग करने के लिए जो चीज़ें शो केस की उन्होंने, तो उसमें से एक है। गलत है सही है ये बात नहीं मैं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि वो आप जो आपके सवाल आते हैं कि उसमें तिश्नगी है, वो चीज़ें एड्रेस नहीं कर रहा, तो उसकी शायद वजह ये कि वो किसी एक शख्सियत या 4-5 शख्सियात की ख्वाहिश एट दैट टाइम जो जनरल ज़िया थे उनके रूल को करने के सर ये मैं इससे लोग बड़े खुश होंगे। देखिए ना उन्होंने रेफरेंडम में भी सवाल पूछा था कि इस्लामी निज़ाम चाहते हो, तो कोई बंदा कहेगा कि नहीं चाहते, सारे कहेंगे कि चाहते हैं। तो वो शायद चूंकि वो डिबेट हो नहीं सकी कभी, और उसके बाद से तो फिर डिबेट का तस्वुर ही कवानीन में ख़त्म हो गया। बन के आते हैं डिबेट, कितना इनपुट किसका कहाँ होता है, एक्सेप्ट फॉर दी लॉ मिनिस्टर जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस करते हैं, तो उसके अलावा पार्लियामेंट में लोगों को कितना उस पर डिबेट होती है और करते हुए वो लॉज पास होते हैं। तो वो शायद वहाँ से वो चीज़ चली और उसमें वो खराबी अब जहाँ तक हम पहुँचे हुए कि मोस्टली लॉज खान साहब के टाइम पे भी और अब भी शायद, अब तो अपोजिशन लिटरली है कोई नहीं, तो लॉज बगैर डिबेट के बस ठीक है, जो आ रही चीज़ें वो चलते हुए पास हो रही हैं। हमारे इस्लामाबाद में सिविल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट्स आई पीटीआई की गवर्नमेंट में, जो कि किसी हद तक शायद कुछ बेहतर भी होती, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि वो दे हैव बीन रश थ्रू और वो पार्ट बनाया जी ज़रूरी है। अब वो कुछ जगहों पे तो चले होते हुए करते हुए कर दिया, लेकिन ये देखा ही नहीं कि यार ये होलिस्टिकली ये अमेंडमेंट्स लानी है कोड में जी, जल्दी फैसला हो जाएगा। तो किसी ने वहाँ सोचा बैठ के और वो ड्राफ्ट बना के कर दिया, क्योंकि आसान है, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन भी है। बल्कि आप देखिए तो कंपैरेटिव लेजिस्लेशन में भी आपको वेबसाइट्स मिलती हैं, इतना बहुत अच्छी दुनिया है, बहुत बड़ी इंटरनेट, और कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस पे भी आपको मिलती है। वहाँ से उठाई प्रोविजंस और कर दिया। अब ये देखा नहीं कि यार एक जगह तो तब्दीली कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें और चीज़ों में भी तब्दीली करनी है। तो वो देखिए अब कब तक मुमकिन होता है। तो अदरवाइज सक्सेशन के लिए सिविल कोर्ट्स के पास ही एक उन्होंने किया था कि जी एक्सपेडिशियस हो, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर साहब ने, प्रो नसीम साहब ने, चूँकि वो उनका ख्याल था कि जी 2 डेकेड्स में नहीं हुआ था तो करते हैं। लेकिन अब उसके प्रॉब्लम ये है कि आपको बंदे को जाना पड़ता है नादरा, वो फी जमा कराता है और फिर वहाँ से नादरा कहती है कि नहीं ये विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन मोस्ट केसेस नहीं हो सकता, क्योंकि कई जगह माइनर इन्वॉल्व है, डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू करता है। तो फिर दूसरा, अदरवाइज ये काम उससे पहले अगर बहुत टाइम भी लगता, कुछ कंट्रोवर्शियल केसेस यस होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, एक बंदे की बीवियाँ 2 से ज़्यादा हैं, 3 हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ बच्चे लड़ रहे हैं, तो उसमें क्लेम जहाँ राइवल क्लेम्स है, वरना अदरवाइज ये काम कोर्ट्स में भी 1 से 1.5 माह के अंदर कंप्लीट हो रहा था इससे पहले भी। लेकिन वो चूंकि उन्होंने कहा जी कि नहीं इस तरह है, तो अब वो बेचारा जो कॉमन मैन है उसको, लिटिगेंट को पहले वहाँ लिटिगेशन यहाँ आके तो करनी पड़ती है, पहले एक बार नादरा से डिक्लाइन सर्टिफिकेट भी इसको लेके आना है कि जी डिक्लाइन किया गया इसलिए आप एडजुडिकेट करें। तो देखिए अभी सफर शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, देखते हैं कब और कहाँ किस तरह बेहतरी आती है। तो इस तरह शुरू होते हैं सारे। इंडिया में भी बड़े ऐसे हालात हैं, इंदिरा गांधी साहिबा की जो हुकूमत थी मोहतरमा की, उसमें फिर जब अल्टीमेटली गो के वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी प्रोविजंस लगाई, डिक्टेटर बनी, और उन्होंने जितनी उनकी ऑपोजिशन थी, जो जो सेलिएंट या प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उनको इनकार्सरेट किया जेल में और डाल के भूल भी नहीं। तो
भारत अभी हमारा भी इस तरह चल रही चीज़ें चलते चलते बेहतर हो जाएंगी। इस तरह सीधी सीधी स्मूथ तो मुश्किल होता है चलने से, और ना ही डेवलपमेंट हो सकती है जब तक ना हो। जी सर। फ्रिवलस लिटिगेशन जो होती है ड्यूली पैटर्नाइज्ड बाय द स्टेट, कोर्ट्स इस पे क्या रेमेडी देते हैं? ड्यूली पैटर्नाइज स्टेट तो नहीं, पैटर्नाइज तो नहीं करती, स्टेट इंस्टीट्यूशन भी कर रही है। फ्रिवलेस लिटिगेशन में तो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है ना जी, कॉस्ट का पहले कम हो रहा था कॉस्ट पे काम, अभी अब कॉस्ट जो है मोहतरम जज साहिबान कॉस्ट इम्पोज करते हैं, कई जगहों पर ठीक और कई जगहों पर शायद गलत होती है, तो वो है। लेकिन फ्रिवलेस स्टेट कैसे कर रही होती है वो मुझे नहीं समझ आई, आप बताएंगे थोड़ा सा एग्जांपल से? पैटर्नाइज कर रही होती है ना उनको, मसलन बंदों को आगे लगा दिया कि आप एफआईआर करवाओ, हम आपको स्टेट तो नहीं ना कर रही होती, वो जो वहाँ ब्यूरोक्रेट बैठे ना जिसका काम करना है वो नुमाइंदा, स्टेट अपनी जगह ठीक है बेचारी, स्टेट तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ना, वो अपना पर्पस सर्व कराने के लिए को वारंटो भी करा रहा होता है, और बहरहाल वहाँ फिर कॉस्ट इम्पोज होनी चाहिए और होती है, जहाँ कोर्ट को नजर आ जाए कि ये फ्रिवलेसली फाइल की गई को वारंटो, कॉस्ट इम्पोज होती है और करनी चाहिए। पहले जरा कम हो रही थी, लेकिन अभी अदरवाइज भी जहाँ डिफेम कोई किया जाता है तो, और अल्टीमेटली अगेन मेरा बिलीव है कि ये डेफेमेशन लॉज भी इनमें भी मजीद बेहतरी आएगी, क्योंकि देखिए ना बड़ा मुश्किल है, एक बंदा उठता है किसी बंदे के बारे में एक रीलॉग करके उसको मलाइन कर दिया, बाद में ना आपको वो सब्सटेंस में मिलता है, एक ने कह दिया जी इंडिया अटैक करने वाला है, लोगों ने अपने असला जी आप अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दो, एक दिन कह देते हैं जी पता नहीं आपको आते होंगे, मुझे भी मैसेजेस आते हैं कि आटा अच्छा नहीं है, अब वो किस लिए, किसी दिन आ जाता है आटा बहुत बेहतर है और घर में इतना होना चाहिए, तो अगर आप वैसे उसको थोड़ा सा दूर हट कर देखें बजाय उसमें इन्वॉल्व होने के, तो आपको नजर आएगा कि यार ये कोई ना कोई मार्केट है जिसको मार्केट फोर्सेज हैं डिराइव करने के लिए वो एक चला देंगे। स्कूल सिस्टम के खिलाफ एक आ जाएगा जनाब ये कुफ्र की चीजें सिखाते हैं बच्चों को, यहाँ ना भेजिएगा, वो भी लगता ही है कि वो मोटिवेटेड ज्यादा और उसको करते हैं, चल रही है चीजें अभी आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगे। सर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है वो बड़ी तफसील के साथ बताया, एक्सप्लेनेशन की गया आपने कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या है, तो बड़े अच्छे तरीके से क्या सर हम बेसिकली जब हमारी तकसीम हुई है ऑल इंडिया ब्रिटिश ऑल इंडिया एक्ट जो हमें दिया गया था उसके मतलब क्या हम एक ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज आ सके। दूसरी बात है कि उसके अंदर आगे जो रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान करारदादे मकासद जिसे कहते हैं सर, ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं तो सही, तो मैंने ये महसूस किया है कि इसके बारे में आपने कोई थोड़ी सी बात नहीं की, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप ये जो अब तक जो 73 वाला भी आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं आपको वो रंग नजर आएगा जो हमारे लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1935 में जो किया था फ्रेम, उसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ आपको नजर आता है रंग, इवन 1973 के भी चलते हैं। और करारदादे मकासद की जहाँ तक बात है तो ये पहले सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के तौर पर था, लेकिन अब पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और उन्होंने थ्रू अमेंडमेंट ये कहा कि नहीं ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बहरहाल अब उसके भी ऊपर भी उस म्यार पर भी परखा जा सकता है, अगर कोई चीज आप किसी कानून को इस बात से भी चैलेंज कर सकते हैं और असेल कर सकते हैं बिफोर दी ऑनरेबल हाई कोर्ट कि ये जो करारदाद मकासद है और उसके अगेंस्ट भी और उसको इम्प्यून करते हुए इसमें कर सकते हैं। कोर्ट स्ट्राइक डाउन करती कोर्ट ने अभी हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिसेंट जजमेंट है एक, आप लोग वो जरूर देखिएगा, उसमें कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जजमेंट रेंडर किए, ऑथर किए। उसमें एक 2020 में एक आया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी ह्यूमन राइट्स, इस तरह का वो एक्ट है, 2020 का एक्ट है, आप देखेंगे मिल जाएगा जजमेंट आपको ऑनलाइन, आप जाएंगे तो इतनी अच्छी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है कि आप जाएंगे ऑनरेबल जज वेबसाइट पे जाएंगे, ऑनरेबल जज की पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो साथ जजमेंट्स आ जाएंगे उसमें आगे। तो उन्होंने वो स्ट्राइक डाउन किया है कि ये इस वजह से, और फिर बैकग्राउंड दिया है कि कहाँ कहाँ हो सकता है। अमेरिकन जुरिसडिक्शन से केस लॉ साइड करते हैं, बड़ा मशहूर केस है, वो भी आप जरूर पढ़िए अगर आपको मौका मिले चलते हुए, जब उन्होंने जब डेवलप किया और करते हुए, मार्बली एंड मेडिसन,
बेसिक उनका एक लॉ है जो उससे डेवलप करते हैं। इसी तरह अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आइन की रूह क्या है, हमने जिस तरह यहाँ कैल्सन थ्योरी एक निकाल दी करते थे, तो जब इंदिरा गांधी साहिबा ने इकदाम किए तो फिर कोर्ट्स ने वहाँ कोर्ट्स आई लोगों की मदद के लिए, और वहाँ पर वो केस है केशवानंदा भारती केस, वो जरूर देखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी चीज़ भी डिस्टर्ब करेगी वो कलरम करार दी जाएगी, वो अल्ट्रा वायरस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन करार दी जाएगी। तो मार्बरी एंड मेडिसिन जरूर देखिए, ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब की ये जजमेंट जरूर देखिए जहाँ पर प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2020 को उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है कि जी ये जो प्रोविजंस हैं एडजुडिकेट करने की, ये किसी फॉरम को नहीं दी जा सकती। जहाँ पर भी शहादत रिकॉर्ड करना जरूरी है वहाँ वो कोर्ट्स का इख्तियार है, कोर्ट्स इनको देता तो आप काउंटरमैंड नहीं कर सकते बाय इंट्रोड्यूसिंग कि नहीं ये ट्रिब्यूनल में ये कर ले, और उससे बहरहाल इंसाफ मुतासर होगा अगर इसी तरह इजाजत दे दी जाए। और कोई में कोई बात हुई सर रिट ऑफ मैंडेमस और प्रोहिबिशन को थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मैंडेमस में भी आप कोई सॉर्ट ऑफ इंजंक्टिव ऑर्डर सीक करते हैं और प्रोहिबिशन में भी वही होता है। नहीं, रिट ऑफ मैंडेमस में आप कोर्ट के पास जाते हैं और कहते हैं ये जो स्टेट फंक्शनरी या गवर्नमेंट फंक्शनरी है इसको ये हुक्म दिया जाए कि ये काम इस तरह करें। फंड्स रिलीज नहीं कर रहा, मैंने रिट फाइल की करते हुए फंड्स रिलीज नहीं हो रहे फॉर, जो कि बाकायदा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने डिबेट करके फंड्स अप्रूव कर दी कि सड़क बननी चाहिए। इसी तरह मरी बल्क वाटर सप्लाई स्कीम है, उसकी बाकायदा एक लेजिस्लेशन, लेकिन जैसे ही चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई उन्होंने कहा जी ये प्रोजेक्ट रोक दो, चूंकि पिछली गवर्नमेंट का था, अब उसमें टूरिस्ट जाते हैं करते हुए, तो उसके लिए हम लोगों ने, मैंने कुछ पिटिशनर्स की तरफ से रिट फाइल की और वहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर किए। तो वो है मैंडेमस मीन्स यू आर सीकिंग द कोर्ट, यू आर प्रेइंग फ्रॉम द कोर्ट दैट डायरेक्ट दिस सर्टेन पर्सन टू डू दीज थिंग्स। प्रोहिबिशन रिट जो है, जैसे सीडीए आ जाती है और सीडीए कहती है कि जनाब ये जो आपने ये आपके घर के बाहर ये फलाना जो लॉन है ये गलत है, तो आपके पास जो एक्सपीडिशियस रेमेडी है वो क्या है, आप रिट आके फाइल करेंगे कि जनाब इस रूल्स एंड रेगुलेशंस के नीचे सीडीए मेरे इस लॉन को ये नहीं कह सकता, वरना तो वो आएंगे और आके गिरा के चले जाएंगे। तो इनको प्रोहिबिट किया जाए कि लॉन को या दीवार को ना गिराया जाए, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर अलाउ करते हैं। इसी तरह स्कूल्स बंद करने शुरू कर दिए थे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ रेजिडेंशियल सेक्टर्स में। जो एक्सपीडिशियसली जो चीज़ की लोगों ने जाकर रिट्स फाइल की, जो उन स्कूल्स की मैनेजमेंट थी कि जनाब इस रेगुलेशन में इन्होंने हमें खुद इजाज़त दी है, तो अब जस्ट बिकॉज के चेंज ऑफ पॉलिसी है तो ये हमें नहीं कह सकते और इसी तरह हम उससे वेकेट नहीं करा सकते। फिर उसमें भारत तय किया गया कि जी जो इस टाइम पीरियड से पहले थे उनको वो प्रोहिबिट कर दिया गया, सीडीए को प्रोहिबिशन की रिट इशू कर दी गई कि जनाब आपने इनको नहीं छेड़ना। जो उसके बाद के हैं और सिर्फ मैनिपुलेट करके कागजों में बनाएंगे उनको आप किया कि जी कर। इसी तरह जैसी नई पीटीआई की गवर्नमेंट बहुत आई थी जब 2018 में, तो यहाँ मार्किस थी, पता नहीं आपने आपके जहन में है कि, तो उसके लिए भी यहाँ पहले रिट ऑफ प्रोहिबिशन हुई, कोर्ट ने एग्री नहीं किया और उन्होंने कहा चूंकि ये गलत है और विद इन 4 कॉर्नर्स ऑन लॉ नहीं है तो वो गिरा दी गई। पहले इंजंक्टिव ऑर्डर पास हुआ लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट को बावर ये कराया जो सीडीए थी कि जनाब इस वजह से ये नहीं है, तो कोर्ट ने फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी पी। तो वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन ये है कि जहाँ भी आप किसी भी स्टेट एजेंसी को रोकें किसी भी अमल करने से, मैंडेमस है जहाँ आप कहें कि जी यूँ ये इस तरीक़ेकार से इस तरीके से किया जाए। मैंडेमस में भी रिफ्रेन करने का नहीं, उसमें साथ आप रिफ्रेन ये कहते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग, फिर आप इंजंक्शन लैदा से ये मांगते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग वो इस पे यूँ फैसला ना करे, हॉल्ट करे जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता। इन द मीन वाइल इंटरम इंजंक्शन जिसको आप कहते हैं उसके लिए एप्लीकेशन साथ देते हैं कि इन द मीन वाइल स्टेटस को रखा जाए जब तक कोर्ट ये फैसला नहीं करती कि आया ये चीज़ इसको इसी तरह करनी, कि अगर वो मेरे हक में नहीं कर रहा लेटर पास और किसी और को कर देता है तो वो स्टेटस को मेंटेन किया जाए कि जी फॉर द टाइम बीइंग ना किया जाए। जिस तरह रिकवरी करने जाता है एजेंट, ये जो बोर्ड्स लगे होते हैं मुख्तलिफ शॉप्स पे, इसके लिए एक फ़ी है सीडीए में, सीडीए लॉज में वो दिया गया। तो रिट्स आके मैंने तो खैर डिफेंड किया कि हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से था, लेकिन एनीवेज रिट्स जो फाइल हुई उन्होंने कहा जी कि ये आते हैं ये आके उतार लेते हैं, इनको डायरेक्ट किया जाए कि ये बोर्ड्स ना उतारें, तो साथ इंटरम इंजंक्शन मांगी कि टिल द टाइम कोर्ट गिव्स अ वर्डिक्ट तो ये बोर्ड्स रिमूव ना किए जाए। तो वो है मैंडेमस ही, साथ एक इंटरम ये मांग लिया कि जी जब तक आप फैसला नहीं करते कि आया ये ठीक है या गलत है,
तो इनको रोका जाए कि ये हमारे बोर्ड्स ना उतारें। सो मोटो की हदूदों को सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली। और दूसरा सर अभी आजकल जो कल से वीडियो चल रही है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब फलाना जज जो और वो जनवन तकरीबन वो उसकी बातें सच भी हैं, अब उसके लिए क्या मतलब आज मैं कुछ नाम वैसे भी वो दे रहा है, कुछ तो पब्लिक नॉलेज में आ रही हैं चीजें, तो मतलब पहले से आ रही हैं करते हुए, और उनमें भी किस हद तक दुरुस्त है। देखिए ना, यही हुस्न है आप हमारे प्रोफेशन का, आप लोगों को ये रियलाइज करना है कि अब वो कह रहा है तो वो उससे बैठने से सच्चा नहीं हो जाएगा। मैंने चूंकि मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरा पैशन भी है लॉ के लिए, मेमो गेट एक स्कैंडल था पास में, अब उसमें सच्चा था झूठा था अगेंस्ट द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, लेकिन जो उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है ना, उसमें एट दैट टाइम जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एक उनका एफिडेविट आता है और एक आता है DGISI का, और कार्रवाई शुरू होती है और कहा जाता है कि जी यूं। वो एफिडेविट उनका हो चाहे किसी और बंदे का हो, वो एफिडेविट की कोई वैल्यू नहीं है अनलेस दैट पर्सन इज सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन। मैंने आर्टिकल लिखा बड़े शौक से, लेकिन उन्होंने वो पार्ट कि जनाब वो बहुत अच्छे होंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और बकौल एक किसी बंदे के जो प्रीवियस गवर्नमेंट के कौम के वालिद साहब होंगे, कौम का बाप होता है वो तार थे, लेकिन वो जो कुछ भी बयान एंटी के तौर पर कह रहे हैं उसकी कोई वैरासिटी नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं, अनलेस मैं या कोई और या जो भी कोई काउंसिल रेलेवेंट है वो उनको क्रॉस एग्जामिन ना करे, तब वो एफिडेविट टेंडर भी होगा एविडेंस में और माना भी जाएगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन वैरासिटी। इस तरह नहीं है कि आप आए उठ के कहें चूंकि मेरी पोजीशन ही और मैं चूंकि कह रहा हूँ तो मेरा वर्ड ठीक है। सर इस केस में 164 की अगर स्टेटमेंट में, इसको क्रॉस कौन करेगा? इसी को कहने मेमो गेट में नहीं दैट प्रिंसिपल सेक्रेटरी केस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये तो अभी जब करते हुए कोर्ट में आएगा नहीं, इस तरह तो हवा में वो जो मर्जी कहता जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी जो उठाया था ना, इसमें वो कह रहे थे कि इसकी 164 की स्टेटमेंट भी होगी है, मतलब कल परसों की न्यूज़ थी, कल की थी इसकी 164 की। अब इसको क्रॉस 164 को वेरीफाई की क्रॉस भी होगा, इसका कौन करेगा? प्रोसिक्यूटर भी कर सकता है, और वहाँ कोई वकील जो और कोई वकील साहब हों, मतलब ये जिन शख्सियात के नाम लिए गए हैं रातिया से, उनमें से भी वो ऑप्ट कर सकते हैं कि जनाबे वाला आपने तो उनको पूरा राइट है। अब ये जो कुछ वो कह रहा है, अब इसमें प्रॉब्लम ही है, इसीलिए डेफामेशन लॉज को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और हम करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट में, करना चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं। कि अब उसने कह दिया, और किसी भी सर्कमस्टांसिस में ये भी हो सकता है कि वो ट्रांस में भी लग रहा है, मतलब उस पर तशद्दुद तो नहीं लग रहा, लेकिन ये लग रहा है उसके आगे में इतनी प्लेट भरी हुई पड़ी कि खाना खिला के उसको, या जो आम एक अब नया तरीका वो कहते हैं कि जी मीठा बहुत ज्यादा खिला के पानी नहीं देना, तो वो बंदा खुद ही वो टो करता है, करते हुए वो रोबोटिक सा मोनिस्टिक सी उसकी टोन है, वो एक फ्लो में ही चल रहा है, बस वो यूं बैठा है करता है, कोई इमोशंस खास एक्सप्रेस नहीं कर रहा। भाई ये अब सच्चा या झूठा होना ऐसे उसके बोल देने से, अब मसला ये ना कि जिनके बारे में कहा गया है, अब वो जितना मर्जी आप कर लें, लेकिन मतलब कहेगा नहीं कुछ तो है ना जो ये अब आके बैठ के कह गए, हो सकता है सच्चा भी हो, लेकिन भारत ये ज्यादती है। इफ एट ऑल सर अगर वो सच प्रूव हो जाता है, क्योंकि बाजार जो आसार और वो सारे बेनिफिट्स इन्होंने उठाए हैं सामने, रेमेडी वो जुडिशियल का इनका काउंसिल, जुडिशियल काउंसिल वो भी नहीं कर रहे, देन हम नहीं वो तो करेंगे ना। देखिए मैं बीइंग अ मेंबर ऑफ द बार काउंसिल, मैंने 2-3-4 जगह ये बात की है, और मेरी रिक्वेस्ट भी ये रही है बाब इख्तियार से, खासतौर पर हमारी कोर्ट की हायरार्की में, कि वो कार्रवाई चलनी चाहिए। उसके बाद अगर उस कार्रवाई से सच्चाई आप अखज़ कर पाते हैं तो वो बरी हो जाएंगे, नहीं कर पाते, जब वो नहीं चलती तो फिर वो प्रॉब्लम, वो जो दरीना असूल है ना, वो बड़ा मुतासर होता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड मैनिफेस्टली बी सीम टू बी डन। और होता हुआ नजर आ रहा हो ना, हो ना रहा हो, लेकिन होता हुआ नजर आ रहा हो तो तब भी पब्लिक एपिटाइट चलती रहती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि कार्रवाई करनी ही नहीं किसी भी, और ये नहीं इस पर्टिकुलर केस में अगर कहें, तो भारत फिर बड़ा मुश्किल होता है कि पब्लिक एसिमुलेट कर पाए इस आइडिया को कि जनाब कहीं इंसाफ हो रहा है। तो भारत को कार्रवाई होनी जरूरी है और वो चलनी चाहिए, थिंग्स शुड बी सेट इनटू मोशन। और यस, जो उसमें से बरी होता है, ये प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे ये लगता है कि वो सारी मैनिपुलेटेड है स्टेट सच्चाई में, लेकिन अब चूंकि वो अगली कार्रवाई अब चलेगी नहीं, तो और ये चलेगी कब तक चलेगी, तो तब तक इसका क्या होगा। और जो भी ऑनरेबल जजेस के नाम लिए गए, उनकी रेपुटेशन तो एक कदगन तो आई ना, कहीं तो होगा ना कि नहीं, दिल कहीं कहता होगा नहीं नहीं ये किया होगा। अब मसला ये है कि भाई आप लॉयर्स के तौर पर भी जो है, आप लोग ये नहीं वर्डिक्ट पास कर सकते कि नहीं
अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन हैज बीन सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन, तब पता चलेगा कि किन हालात में, किन वाकयात में और आया वो सच्चा है कि नहीं। वरना तो फिर और बैठे किसी और को भी पकड़ के बिठा के वो कहे जी कल को मैंने खुद देखा था जी, तो फलानी चीज़ हो रही थी, सारा ये से है। लेकिन देखें, उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और उससे फिर सच्चाई निकलेगी। जी ये अर्लियर पॉइंट के बारे में, वो एब्सोल्यूट राइट्स के बारे में, यानी सर इन सर्टेन कंट्रीज स्टेट्स में होता है कि द स्टेट कैन एक्सिक्यूट पर्सन अगर उन्होंने क्राइम कमिट की है। इन दैट केस ये सजेशन नहीं आता कि एब्सोल्यूट राइट्स आल्सो हैव द क्वालिफिकेशंस कि यू डू नॉट एक्ट इन अ वे दैट नेसेसिटेट्स योर डेथ। इसका मतलब ये राइट टू लाइफ जैसे है कि एब्सोल्यूट राइट ये कि आपको कोई और अमल करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। अगर किसी ने किसी की जान ली है और वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस्टेब्लिश हो गया, अगर तो डेंट आ गया फिर तो छोड़ना बहुत ज़रूरी है उसको। लेकिन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो चीज़ इस्टेब्लिश होगी तो फिर वो उसकी जान ली जा सकती है। तो इस तरह अदरवाइज किसी को भी आइन और कानून से बाला बाला होकर जान नहीं उसकी ली जा सकती। जैसे वो बेचारा जब भी उसमें तफ्तीश होती है तो जो लाहौर में PTA का एक वर्कर जो कि कहते हैं कि कोई इतनी बेहतर मेंटल स्टेट में भी नहीं था, मेंटल हेल्थ भी उसकी कोई इतनी, तो बहरहाल उसकी जान इस तरह नहीं ली जा सकती थी। अब वो आया गाड़ी से गई है और ये डिटरमिन होना चाहिए अगेन कोर्ट ऑफ लॉ में कि आया वो गाड़ी से गई है या स्टेट ऑपरेशन से गई। चूँकि बहरहाल स्टेट ऑपरेशन भी होता है, हम ये कहें कि नहीं होता है, तो कौन सच्चा है ये कहीं ना कहीं किसी कोर्ट में ज़रूर इस्टेब्लिश होना चाहिए, क्योंकि हर जान कीमती, कुरान शरीफ में बाकायदा तज़किरा है हर जान कीमती। तो वो ये कि जब आप इस्टेब्लिश करते हैं विद इन फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ, तो इसलिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत माननी पड़ेगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये है कि नहीं, वो ऐसे नहीं है एब्सोल्यूट। मैं उठूँ कुछ भी, आज मुझे जो सुबह आया, जिस तरह के कई जगह वीलॉग्स में हो रहा है, जो दिल में आता है मुंह में बोल के कह दो ठीक है, वो नहीं हो सकेगा और वो ना होना चाहिए। और कहीं चेक होगा, देखते हैं कब होता है, कोर्ट्स कब उनका नोटिस लेते हैं। जी सर। इग्नोर करते आ रहे हैं या मुझे नहीं क्वेश्चन नहीं समझ आया कि एब्रोगेट तो हो गया। एब्रोगेट हो गया है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो जाता है तो उस मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुआ है उसमें जो लॉज दिए गए हैं उनका तो कोई स्टेटस नहीं रह जाता सर, नहीं रह जाता। ठीक है, ऐसे ही है। तो मतलब हम क्यों इन केसेस को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? फिर मतलब 1957 में कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो जाता है और 2023 में फिर भी वही केसेस जाते हैं। 2023 में तो एक सेंस में हुआ भी, लेकिन उसमें फिर जो मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक है 2023 में नहीं, सॉरी 22 में हुआ, तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि बहरहाल पहले कोई सिविलियन इसका निशाना नहीं बनना चाहिए और शायद वो पॉलिटिकल चेंबर या पार्लियामेंट में डिबेट करके बेहतरी आ सकती है। लेकिन अदर देन दैट जिस किसी ने भी जहाँ कहीं एब्रोगेट किया है वहाँ एटलीस्ट उसका ट्रायल फिर होना चाहिए। जरूर हो सकता है कि वो वहाँ कोई बेहतर लॉयर करके या खुद से ऐसी दलील करके अपने जो स्टेप्स उसने लिए एब्रोगेट करते हुए उनको जस्टिफाई कर सके। लेकिन एक बार कोर्ट उसमें मियाँ साहब ने कोशिश की थी तो आपने देखा ना वो कहाँ पहुंचे हैं, वापस भी नहीं आते, वहीं से कहते हैं कि जो कर रहे हो करो। तो देखते हैं वो कब उस पर डिबेट वही, इसलिए वो मियाँ साहब ने कोशिश की थी ना, अब कहाँ गए तो बार वो होना चाहिए। नहीं, अबव द लॉ नहीं है, हमारा सफर चल रहा है ना, उस तरफ जारी है। कब जाकर ये तयन होता है और वो चीजें जाती हैं। एस्टेब्लिशमेंट हर जगह, या जिसको हम कहते हैं एक पिलर एग्जेक्टिव, जिसके नीचे फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी आती हैं, हर जगह ही इस तरह शायद पावरफुल होता हूँ। लेकिन इतनी नेकेड एक्सरसाइज ऑफ पावर या इतना पब्लिसाइज होके शायद वो नहीं करते हैं।
हर जगह भारत, चूंकि कुछ इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए उनके पास होती है, लेकिन वो जो हर चीज खुद ही चलाने लग जाते हैं ना, कि जैसे आपका जानने वाला कोई वेल प्लेस्ड है किसी एजेंसी में, तो आपके इलाके में लाइट भी नहीं जाएगी, वो फोन करेंगे जनाब इनकी नहीं जानी चाहिए, बाकी जा रही होती। ये बहरहाल नहीं होना चाहिए। और ये तो वो कोर्ट्स अपना वर्डिक्ट देती हैं। देखिए ना, कोर्ट्स ये नहीं कर सकती, ना ही कोर्ट्स के पास मीन्स है, कोर्ट्स का भरम ही होता है, तो कोर्ट्स वर्डिक्ट ही दे सकती हैं। आगे फिर गवर्नमेंट का काम है, एग्जेक्टिव ब्रांच का काम है कि वो उस पर अमल दरामद करें। अब कब होना शुरू होता है, और एक शुरुआत तो हुई थी ना मुशर्रफ पैरा में, नवाज शरीफ पैरा में, मुशर्रफ साहब को ट्रायल के लिए ले जाया गया था। और आप ये देख लीजिए कि अगर आप उसका मुवाजना करें ना, तो जनरल साहब को भी ये पता था कि अगर पाकिस्तान रहेंगे तो कोर्ट्स में उनको आना पड़ेगा, और कोर्ट्स में वो बेचारे पेश हुए। चूंकि फौत हो चुके हैं तो बेचारे कहेंगे, वैसे काफी मुल्क बेचारा के दौर में, तो अब भी जो भी शख्सियत है कोर्ट में आना पड़ेगा। अब कोर्ट में भी नहीं आना, कहीं और भी नहीं जाना, ये बड़ा मसला है। कोर्ट में तो आना पड़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं है उसके आए बगैर। तो देखते हैं कि अब ये शुरू हुई है डिबेट, कहाँ तक चलती है। क्योंकि अगर आज कोई भी मुझ समेत कोई बंदा कहता है, चूंकि मेरे पास 20 बंदे हैं और मैं कहता हूँ कि मैं नहीं आता, तो फिर तो अनारकी है ना। फिर आम बंदे को, जिस बेचारे के पास कोई मीन्स नहीं, वो भी कहता है कि जो बुलाए कोर्ट तो मैं नहीं जाता, जिसके नाम जायदाद में कोर्ट से उसको कैसे बुलाएंगे। तो भारत कोर्ट का एहतराम तो वाजिब है। झूठी होंगी चीज़ें, बिल्कुल झूठी होंगी। कोर्ट में जाना और वहाँ बो करना ज़रूरी है चीज़ें चलाना। ड्राइव थ्रू की भी एक सर, ये जो लिटिल बिट कंफ्यूजन की तरफ नहीं हम बढ़े, जैसे अभी हम देखते हैं जैसे 1951 का एक रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस था, उसमें फैज़ अहमद फैज़ और मुख्तलिफ जर्नल जो है उनको कन्विक्ट किया गया था। बाद में हम देखते हैं कि भाई फैज़ अहमद फैज़ के नाम से बना हुआ है यहाँ पे एक स्टेशन बना हुआ है, नहीं उनके तो जगह के नाम भी फैज़ नगर कर दिए, वही ना। और दूसरी जिन्होंने केस बनाया था लियाकत अली खान साहब ने, उनके नाम पे भी एक स्टेशन बना हुआ है। यानी कि ये खुले तदाद नहीं है स्टेट के अंदर, ये होते हैं तो चीज़ें चलती हैं ना। जैसे वो क्या है, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का कॉल है ना कि जख्म वो जगह है जहाँ से रोशनी आती है। तो ये टकराव होके चलती चलती कहीं सेटल हो जाएंगी कि कौन किस तरह करते हुए। और जब भारत टकराव होता है, फिर कोई उसमें से हर शर में से एक खैर का फिर पहलू बरामद होता है करते हुए, और लर्निंग होगी, लर्निंग प्रोसेस में चल रहा है। सर जो कल कह रहे थे कि डिसीजन 2 दिन चला वो हाई कमांड का, उनका हम न्यूट्रल हो गए, इनका दूसरी साइड नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा यार तुम लोगों को पार्लियामेंट है तो लेजिस्लेशन करो। क्या ये सवाल मुझे ये बताए ना, उनको ये कहना क्यों पड़ा, और वो ये क्यों कहते हैं, उनका क्यों वो इस तरह मैटर करते हर जगह पे होते हैं, लेकिन इतना ऑब्वियस उनको क्या जरूरत है। और फिर साथ साथ उनकी ये रिक्वायरमेंट कि एक वो इंटरवीन भी करें, नवाज शरीफ साहब को भी उठा के हटाएं। दो मेरी अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन बिल्कुल मियाँ साहब की तरफ नहीं है, कोई लाइकिंग भी ऐसी नहीं, बट स्टिल ये क्यों ये हो कि उनको करते साइड पर किया जाए। खान साहब जब नापसंद हो तो उनको साइड पर कीजिए, लोगों को फैसला करने दें। ठीक है, खान साहब केओस की तरफ ले जा रहे होंगे, करते इलेक्शन होने दें। अगर हम अब इलेक्शन नहीं होने देते एट दिस स्टेज इन टाइम, तो फिर क्या अमर माने कि जो भी बंदा नया मार्शल लॉ लगाने आए तो हम उसको कहें कि नहीं वो नहीं लगा सकता। क्या फर्क है, लोग चूज करते हैं। हो सकता है कि वो उन्होंने मिस गवर्नेंस किया है, वो आप भी बुरा करें, और अगर लोग उनको चूज करें, लेकिन लेट द पीपल डिसाइड फॉर द रीजन। जब प्रोसेस चलता रहेगा तो चलते चलते लोगों को समझ आएगी कि उन्होंने किसने क्या काम करना है। पार्लियामेंट का काम लेजिस्लेशन है, नालियां ठीक करना, सड़कें रिपेयर करना नहीं है। ये चलेगा प्रोसेस, तो चलते हुए समझ आएगी। चूंकि डिक्टेटोरियल रजीम्स आती हैं, सॉरी आपकी बात करता हूँ, तो वो चूंकि उनको अपना इक़्तिदार को तूल देना है, तो वो फिर गुजरात के चौधरी की सूरत में, मुख्तलिफ शख्सियात की सूरत में, मुख्तलिफ पार्टीज की सूरत में वो बैसाखियाँ ढूंढते हैं अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, और लोग उनके साथ होते हैं। मुशर्रफ एरा में भी आप देख लीजिए, जो उस टाइम पे पार्टीज थी, इवन जमात इस्लामी एट दैट टाइम, उन्होंने भी वहाँ उसके दोबारा यूनिफॉर्म वाले बिल की फेवर में वोट दिया। बाद में गो के वो रिट्रैक्ट करते और डिनाई करते, लेकिन एट दैट टाइम दिया। प्रोसेस चूंकि नहीं चलता, तो फिर वो कर्नल लियाकत साहब आ जाते हैं और फिर वो अपनी मर्जी से कराते हैं। सर मेरा एक सवाल है कि ये हुकूमत जो है इमरजेंसी की आपने दो पॉइंट्स बताई, तो उनके अलावा अगर माशी बाधारी और जिस तरह हमारी स्टेट का कंडीशन है या जिस स्टेट पर है हमारा, मतलब इस
इसमें क्या नेसेसिटी ऑफ लॉ की जो डेफिनेशन है या डिफाइन हम कर सकते हैं कि इस कंडीशन में हमारे पास वसाइल नहीं है, पैसा नहीं है, में इलेक्शन जो है वो इस नजरिए के तहत लेट हो सकते हैं? जंग भी चल रही है तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन में ताखीर आप नहीं कर सकते। सर ये अगर आप चूंकि स्टेबिलिटी वैसे अभी एक आर्गुमेंट ये भी है, माजरत आप बात काटते हुए, एक आर्गुमेंट ये भी है कि नहीं जब इलेक्शन होंगे तो चूंकि वो बेहतर नहीं होंगे तो इंस्टेबिलिटी आएगी मजीद, लेकिन ये जो होगा हंच पे नहीं चल सकते, प्रोसेस चलना चाहिए और पॉलिटिकल प्रोसेस ही चलेगा तो कोई भी फर्द वाहिद आएगा प्रॉब्लम होगी, प्रोसेस चलेगा 4-6 लोग इकट्ठे बैठ के करेंगे, तो इसके लिए अगर बहरहाल कुछ इनको करना है तो कोई रिकंसिलिएशन भी और मिलजुल के बैठ के इनको फैसला करना होगा कैसे चलाना, सबको बैठना पड़ेगा। सर इन दैट केस आपका एक चीज, लेकिन आयजा आपको पीडीएम अच्छी खासी फी पे करके आपको हायर कर लेती है, आप इस सिनेरियो में क्या निकालेंगे कि इलेक्शन डिले करने के लिए क्या फेवर निकालेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस को आप क्या आपके इसको कैसे, जैसे भाई ने अभी आर्गुमेंट दिया, लेकिन देखिए अच्छी फीस दे या बुरी, कुछ आपके प्रिंसिपल्स होने चाहिए ना जिन पे यस यू बज एंड यू रिप्रेजेंट, यू कम टू नो। दूसरा एक बात, कल भी आम बंदे में एक बड़ा तासुर है और कॉन्स्टिट्यूशन से हटके, जी वकील झूठ बड़ा बोलते हैं। मैं अपने किसी मेरे दोस्त की सेंडिंग ऑफ थी, रिटायर हो रहे थे मुझसे तो बहुत बड़े बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने मुझे भी बुलाया और वहाँ इसी तरह वो सिविल सर्वेंट है तो मुझे मौका भी दिया। जब मैं नीचे आया तो उनके जो दोस्त हैं वो जानबूझ के मुझे कहते हैं जी वकील बड़ा झूठ बोलते हैं, आपने भी अपने दोस्त की बेजा बहुत तारीफ की। वकील कभी भी झूठ नहीं बोलता, कभी भी नॉट एट ऑल। वकील हमेशा वो बात करता है जाके जो उसका क्लाइंट उसको बता रहा है। इवन जब एक बंदा आके आपको ये कहता है कि उसने कत्ल किया और वो मान जाता है तो तब या आप डिसोसिएट करेंगे और उससे कहेंगे मैं आपकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता, या जो एविडेंस उसके खिलाफ लाया गया आप उसको चैलेंज करते हैं, कहेंगे कि इस एविडेंस में ये सुकम है इसलिए आप उसको नहीं कर सकते बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। लेकिन वहां वकील ये नहीं कह सकता और ना कहता है कि जनाब ये बेगुनाह इसने ये नहीं किया, उस एविडेंस में जो उसके सामने, और इतना हक शायद उस बंदे को है कि करते हैं तो, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स पे आपको बज नहीं करना चाहिए, तो इसलिए चाहे जितनी भी बड़ी रकम हो कोशिश करनी चाहिए कि नहीं इमरजेंसी प्रोविजंस में हम इसको डिले की तरफ लेके जा सकते हैं। मैंने नहीं किया, मैं एज माय अंडरस्टैंडिंग लिटिल अंडरस्टैंडिंग आई हैव ऑफ लॉ कि उसको कोई ताल्लुक नहीं और ऐसी कोई इमरजेंसी है नहीं। सर ये बहाना हो सकता है सर, अगर जिस तरह भी कहा रहता है सुरख्याल पार्टी कॉन्फ्रेंस की तरफ शायद जा रहे हैं तो अपोजिशन भी मतलब इमरान खान साहब भी ये सारे मिल बैठ के अगर बैठ जाए, ये तो आइन में है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, ये बैठ भी जाए तो क्या फिर भी इलेक्शन आगे जा सकते हैं? फिर आइन में तरमीम शायद कर सके, जो लेजिस्लेचर एग्जिस्ट कर रही है जहाँ करते हुए 2/3 मेजॉरिटी के साथ फिर कर सके, फिर डिफरेंट बात है। चले 90 में ना हो 120 दिन में हो जाए, लेकिन हम खासतौर पर वकला और पॉलिटिकल फोर्सेस कोई उसमें चारा ही नहीं है कि पॉलिटिकल प्रोसेस ना चले। फिर क्या है कि अगर इलेक्शन भी कराने तो फिर जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको डिक्लेयर करें कि वही प्राइम मिनिस्टर भी है और वो इतने अरसे के लिए, फिर कोई जरूरत नहीं है पॉलिटिकल फोर्सेस की, इवन पीडीएम की भी जरूरत नहीं है। बस करें, ये क्राइसिस लोग तंग भी आ गए होंगे बड़े देर के बाद। जी क्राइसिस ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है, क्या ये जो सिविल सुपरमेसी का जो रूल है क्या मुसलसल उससे डिनाई करना ही नहीं तो हो रही है ना जी, और हम खुद डिवाइस बन रहे हैं, जैसे भाई ने कहा पीडीएम खुद अब फिलहाल नजर ही आ रहा है या नहीं है विलिंग, अब ये तो जब बैठेंगे पता चलेगा करते, लेकिन लग रहा है कि एज अ डिवाइस वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं और कर रहे हैं। सर ये कल प्रिंसिपल आसान को एक्ट कचहरी में पेश किया गया हथकड़ी के साथ, क्या ये दुरुस्त है? देखिए कानून लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स, वो झूठा हो सकता है, उनके साथ ज्यादती हो सकती है, लेकिन मतलब अगर मैंने ये कोट पहन लिया तो मैं जेम्स बॉन्ड तो नहीं हूं ना, लाइसेंस टू किल मेरे पास नहीं है। हाँ अदालत देखेगी ना, अदालत ने आगे डिस्चार्ज किया है, जनरल अमजद शरीफ साहब को डिस्चार्ज किया है अदालत ने, इसमें भी कर देगी अगर गलत है तो वो कहीं ना कहीं हमें रिकोर्स टू दी कोर्ट्स तो लेना पड़ेगा, अपनी अदालत नहीं लगा सकेंगे। कहीं ने आपने मूवी देखी होगी बैटमैन रिटर्न्स, उसमें जब वो बैटमैन चला जाता है तो वो अदालत लगाता है तो वो कंप्लेनेंट को भी कहता है यू हैव टू वॉक ऑन थिन आइस इन दिस रिवर, और जिसको वो सजा देता है उसको भी कहता है तुम दोनों को, उसने कहा मेरा क्या कसूर है, तो उसने कहा क्योंकि मेरी अदालत है। ये नहीं हो सकता, हमें कहीं ना कहीं कोर्ट्स में जाके, अच्छी होंगी बुरी होंगी, सारे जजेस भी अच्छे नहीं होंगे लेकिन सारे जजेस बुरे भी नहीं,
तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस किसी इंस्टीट्यूशन में शो करना पड़ेगा। सर उसको तो विक्टिमाइज किया गया एक सियासी तौर पे, फिर भी ये आपका वर्जन है ना, ये आपका वर्जन है। उस पर जज साहब के सामने रीजंस ले डाउन करके तो ये हो सकता है कि वो वहां से डिस्चार्ज हो जाए। रीजनल जुरिस्डिक्शन में जब सेशंस जज साहब के पास ये केस जाए तो वहां से डिस्चार्ज हो जाए। लेकिन किसी ना किसी को मानना पड़ेगा, किसी भी इदारे को मानना जरूर पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि चूंकि झूठे, देखिए जो भी मुल्जिम होता है उसका पहला क्या बात होती है, खासतौर पर यहाँ हम छोड़ देते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटीज में किस तरह होता है, लेकिन यहाँ पर जो भी मुल्जिम होता है, आपके सामने किसी ने बंदा कत्ल किया फिर भी वो उसका पहला क्लेम क्या होता है, बेगुनाह। तो वो कौन डिटरमिन करता है? वो कोर्ट ने करना है, मैं नहीं कर सकता, कोई पार्टी भी नहीं कर सकती। और इसीलिए फिर उसमें एपलेट स्टेजेस हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि जी जज नीचे वाले इन्फ्लुएंस हो गए, तो फिर उसके बाद सेशंस जज हैं जो मारपीट वाले मुकदमे में, क्योंकि मर्डर ट्रायल तो चलते ही सेशंस जज साहब के पास है। हाई कोर्ट है, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी स्टेप पर वो चीजें हाईलाइट होकर तो कहीं ना कहीं वो इंसाफ मिल जाएगा और सिस्टम ऐसे चलेगा। वरना तो फिर मैं अपनी अदालत खुद लगाऊंगा और मैं कहूंगा जी कि ये हो गया। सर बगैर हथकड़ी के भी पेश किया जा सकता था। मुझे वैसे इसकी प्रोविजन का नहीं पता कि हथकड़ी की जो प्रोविजन है मैं नहीं है मेरे इल्म में कि उससे क्या रिलेटेड है। और यस, वो जो डिग्निफाइड मैनर नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी वो मैं इसमें ये नहीं कि लॉ की प्रोविजन उसमें क्या कहती है मेरा इल्म नहीं है। उसको नहीं लगानी, सबको ना लगाएं। नहीं, देखिए वो बार देखने वाली बात है कि स्टैट्यूट बहरहाल उसमें क्या कहता है कि हथकड़ी किन सूरत में और कहाँ लगाई जा सकती है या कहाँ नहीं लगानी, वो एक मूल क्वेश्चन है। कानून देख के मैं कोशिश करूंगा आपको बता सकूं कुछ इस पे कि हथकड़ी किस, कहीं ना कहीं पुलिस रूल्स में बहरहाल होगा कि अरेस्ट करने का क्या तरीका है, हथकड़ी किसको लगानी चाहिए, किस तरह लगानी चाहिए। जिस तरह क्लासेस तयन की हुई है कि जो इतनी जिसकी तालीम होगी उसको जेल में क्लास, जेल में क्लास यहाँ वाली में बराबर ही होती है, कौन सी यूरोपियन जेलों की तरह। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। और आपको कभी भी ज़रूरत हो जब आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में, तो ज़रूर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी करें। यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू माई ऑफिस, शेयर योर व्यूज़ एंड वी विल हैव अ डिस्कशन। मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। फ्राइडे को 11 बजे